सो हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज हम आपको यही ऑसिलेशंस पे हम लोग फिफ्थ लेक्चर देखने वाले हैं, जो कि आसान होगा, आपको समझ में भी आएगा। इसमें हम लोग देखेंगे कि जब स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम आता है तो वहाँ पे एसएचएम कैसे होता है, उसमें हम लोग कैसे फॉर्मूले को निकाल पाएंगे और कैसे इसका यूज होता है। और बच्चों, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ही है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक ही है, क्योंकि हमने अभी सवाल देखा प्रीवियस ईयर का, तो मेजॉरिटी सवाल इधर से ही आ रहे हैं, है ना। जब इधर से आ रहे हैं तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, तो इनको करना पड़ेगा आपको अच्छे से। तो चलिए हम आपको बताते हैं, है ना। आप समझिएगा अच्छे से, लिखते जाइएगा बच्चों, क्योंकि लिखना ज़रूरी है, क्योंकि चीज़ें हम भूलते जाते हैं, हम आगे बढ़ते जाते हैं, पीछे भूलते जाते हैं। तो ज़रूरी है चीज़ों को लिखना, क्योंकि लिखेंगे तभी तो याद करना आसान हो जाएगा, है ना बच्चों। तो देखिए, मैं अभी पहले पेन बदल लेता हूँ। तो बोला जाता है ऑसिलेशंस ऑफ अ लोडेड स्प्रिंग। ठीक है भाई, ऑसिलेशंस ऑफ अ लोडेड स्प्रिंग में हम लोग क्या देखने वाले हैं। स्प्रिंग जो लोड हो गया इससे ब्लॉक से, तो वहाँ पे अगर एसएचएम हो रहा है, वहाँ पे ऑसिलेशंस हो रहा है, तो उसमें कैसे कैसे चीज़ें चेंज होती है। पहली बात मान लेता हूँ कि इस टाइप से हम एक बहुत सिंपल सा बच्चों एक स्प्रिंग बना देता हूँ। ये एक स्प्रिंग है और स्प्रिंग से क्या है बच्चों, एक ब्लॉक यहाँ पे अटैच है। बिल्कुल आसान सा चीज़, और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट आपको के दे दिया है। आपने ये चीज़ पहले भी पढ़ रखा होगा, इसमें वैसा कुछ बहुत हार्ड चीज़ नहीं आएगी, जो आपने पढ़ रखा है वैसा ही चीज़ कुछ आएगी। अगर यहाँ पे ये एक नेचुरल लेंथ पे है, कोई यहाँ पे स्ट्रेच नहीं किया गया है, एक नॉर्मल लेंथ पे ऐसे ही स्प्रिंग और ब्लॉक रखा हुआ है, तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसको अगर हम ऐसे करके छोड़ देंगे, इधर इसको इधर खींच देंगे और ऐसे छोड़ देंगे, तो ये ऐसे 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 एसएचएम होगा। हाँ सर, तो एसएचएम का तो सवाल बन जाता है, इधर से ऐसे ही बनता है। अगर आप इसको, इस ब्लॉक को थोड़ा सा इधर कुछ फोर्स लगा दिए, थोड़ा सा ऐसे धक्का दे दिए, ऐसे इधर धक्का दे दिए, या ऐसे करके छोड़ दिए, या फिर ऐसे धक्का दे दिए, जैसे भी धक्का देंगे ये एसएचएम करने लगेगा। साफ साफ अगर आपको दिख रहा हो तो ये इसका मेन पोजीशन नहीं है, बिल्कुल ये इसका मेन पोजीशन है। और ये चीज़ फाइंड करना बहुत ज़रूरी है कि मेन पोजीशन कहाँ पे होता है ऑब्जेक्ट का, है ना। अगर ये रेस्ट पे है, यहाँ पे देखा जाए इनिशियली, और इसको कोई भी फोर्स जहाँ पे नहीं लग रहा हो वहाँ पे ये रेस्ट पे है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, मेन पोजीशन हो जाएगा। इसीलिए एसएचएम इसी के अबाउट होगा। हाँ सर, ये सब चीज़ें तो पता है, पता होना चाहिए बच्चों, ठीक है। तो और इसको देखा जाए तो वर्टिकल डायरेक्शन में अगर देखा जाए तो यहाँ पे नॉर्मल लग रहा होगा, यहाँ पे एमजी, तो इसका कोई रोल नहीं है, क्योंकि एसएचएम ऐसे ऐसे हो रहा है, इधर ऐसे 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 नहीं हो रहा है। ऐसे ऐसे वाला भी केस लेंगे, लेकिन अभी एसएचएम ऐसे ऐसे हो रहा है, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में अगर आपने छोटा सा फोर्स, छोटा सा एफ फोर्स लगा के ऐसे छोड़ दिया, अगर ऐसा कर दिया आपने, तो क्या होगा, साफ साफ आपको पता चल रहा होगा कि एफ इक्वल टू जो होता है, जब आपने इधर फोर्स लगाया तो इस इधर की तरफ स्ट्रेच हुआ होगा। मैं इसको फिर से बनाना चाहता हूँ ताकि आपको समझ में आए, है ना बच्चों, ताकि आपको समझ में तो आए। ये देखिए, यहाँ पे मैंने इस टाइप से इसको बना दिया बच्चों। तो देखा जाए तो ये ब्लॉक थोड़ा आगे मूव कर जाएगा भाई, ये ब्लॉक बच्चों यहाँ पे आगे मूव कर जाएगा। एम मास का है, इसको यहाँ से इधर मान लेते हैं एक्स डिस्टेंस बढ़ गया, ठीक है, एक्स डिस्टेंस आगे बढ़ गया, स्प्रिंग खींच गई, तो स्प्रिंग क्या करता है, स्प्रिंग अपने अंदर की तरफ फोर्स लगाता है ना, अपने अंदर की तरफ फोर्स लगाता है, एफ ऑफ स्प्रिंग बोल सकते हैं, या फिर टेंशन इन स्प्रिंग बोल दीजिए। वो अंदर की तरफ लगाता है के इंटू एक्स। माइनस क्यों लिखे सर, बच्चों ये अंदर की तरफ फोर्स लगा रहा है और हम इस पर एक्सटर्नल बाहर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, है ना, हम ऐसे लगा रहे हैं और स्प्रिंग खुद को अंदर की तरफ खींच रहा है, इसलिए माइनस का के एक्स लिख दिए, ठीक है। और बोलेंगे कि अरे सर ये तो बहुत आसान है, माइनस का के एक्स आ ही गया, अब हम लोग यहाँ पर टाइम पीरियड एसएचएम हो रहा है तो टाइम पीरियड भी लिख सकते हैं। हम लोग एसएचएम के लिए क्या कंडीशन लाते थे कि जो फोर्स आ रहा है, जो भी फोर्स आ रहा है हमारे पास, वो प्रोपोर्शनल टू एक्स के पावर 1 में होना चाहिए। यहाँ पे आ गया, यहाँ पे है ही, है ना। तो अब क्लियर हो गया, अब यहाँ पे एसएचएम हो रहा होगा, आई थिंक क्लियर होगा, एसएचएम हो रहा होगा। अभी हम लोग टाइम पीरियड वगैरह भी निकालेंगे, समझ में आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको समझ में आ गया, अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे ऐसे तो ठीक है हो रहा है, लेकिन अब ऐसे ऐसे अगर एसएचएम हो जाए तब कैसे निकालेंगे, चलिए वो भी बता देता हूँ आपको।
मान लेते हैं ना बच्चों, मान लेते हैं, मानना बहुत ज़रूरी है। ये इस टाइप का इतना बड़ा था सर, बिल्कुल ठीक है। इस टाइप से अगर हम ले लिए हैं तो देखा जाए तो अगर हमने एक स्प्रिंग यहाँ से टांग दिया बच्चों, एक स्प्रिंग ऐसे टंगा हुआ है, ठीक है। अब हम इसमें टंगा हुआ स्प्रिंग में एक बड़ा सा क्या मतलब एक ब्लॉक ऐसे लटका दिए, ठीक है, एक ब्लॉक ऐसे लटका दिए। लटका क्या दिए, अगर यहाँ पे हम कुछ भी भारी सामान रखेंगे तो स्प्रिंग तो भाई खींच जाएगा, नीचे की तरफ खींच गया, वही खींच गया। ये तो सिंपल है, अगर हम यहाँ पे कुछ भारी चीज़ रख देंगे तो नीचे की तरफ स्प्रिंग खींच जाएगा, यही तो होता है। वैसे ही यहाँ पे खींच गया, मासेम था। ये इसका बच्चों नेचुरल लेंथ है ना, यहाँ पे ये नेचुरल लेंथ था। स्प्रिंग नेचुरल ऐसे ही रहेगा, अगर ऐसे ही टांग देंगे तो ऐसे ही, लेकिन उसमें अगर कोई भारी सामान टांग दिए तो वो नीचे की तरफ खींच जाएगा। तो इस पॉइंट से ये नीचे की तरफ बच्चों इस टाइप से ये खींच गया, ठीक है। इस पॉइंट से ये नीचे की तरफ बच्चों खींच गया। मान लेते हैं नीचे की तरफ बच्चों ये खींच गया है x नॉट डिस्टेंस, खींच गया x नॉट डिस्टेंस, ओके। नीचे की तरफ इस पे mg लग रहा होगा भाई। अब ये स्थिर हो जाएगा, अगर ये यहाँ पे स्थिर तो था ही, लेकिन यहाँ पे अगर हम ऑब्जेक्ट कुछ ऐसे नीचे की तरफ टांग दिए तो ये नीचे जाके ऐसे खींचेगा और वैसे ही रहेगा, ठीक है। थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे होगा, लेकिन फिर बाद में ऐसे करके कांस्टेंट हो जाएगा। तो देखा जाए तो स्प्रिंग ऐसे खींची हुई है, देखिए यहाँ पे स्प्रिंग भी ऐसे नीचे ऊपर से नीचे की तरफ खींची हुई है और ऑब्जेक्ट भी ऐसे स्टेबल है। मतलब अगर देखा जाए ब्लॉक और स्प्रिंग में अभी यहाँ पे ये दोनों इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, क्योंकि ना कोई कुछ नहीं हिल रहा है यहाँ पे, यहाँ तो ऐसे स्टेबल है ना। बोलेंगे कि स्टेबल तो ये भी है सर, लेकिन यहाँ पे कुछ हम लोग लगाए नहीं ना। एसएचएम किसके कारण होगा भाई, स्प्रिंग में कुछ लगाएंगे तब तो एसएचएम होगा बच्चों। यहाँ पे हमने ये लगा दिया इसीलिए इसके कारण एसएचएम होगा, लेकिन ये यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में है क्योंकि स्प्रिंग ऊपर से लगा हुआ है और नीचे ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है। अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा भी इधर के नीचे की तरफ फोर्स दे दे, ऊपर की तरफ दे दे, तो ये एसएचएम करने लगेगा। किसके अबाउट, इसमें इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट, है ना। ओके सर, आपने तो ठीक बोला, इसके अबाउट होगा। यही तो है बच्चों इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन। यही तो है इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। ओके, अगर ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है और इसी के अबाउट हमने थोड़ा सा नीचे की तरफ एक्स नोट, थोड़ा मतलब एक्स नोट तो ले लिया हमने, थोड़ा सा एक्स डिस्टेंस नीचे की तरफ खींच देता है और छोड़ देते हैं, तो इसके अबाउट ये होगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि इक्विलिब्रियम पोजीशन ही इसका मीन पोजीशन है। जिस तरीके से मीन पोजीशन ये था, सर मेरे को सोचने दीजिए, सोचिए बच्चों सोचिए, क्या यही मीन पोजीशन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। बोलेंगे कि सर यहाँ पे ये यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे खींचा नहीं था, यहाँ पे एक मीन पोजीशन हो गया था, आपने खींच कर यहाँ पे मीन पोजीशन बना दिया, ये कोई सही बात थोड़ी है। सही बात है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे इसका वर्टिकल कंपोनेंट में फोर्स यहाँ पे नॉर्मल और नीचे की तरफ mg ही है, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो mg ऊपर की तरफ, यहाँ पे केक्स ऊपर की तरफ लग रहा है। स्प्रिंग का केक्स फोर्स, खींचने वाली फोर्स ऊपर की तरफ डायरेक्शन में है ना, तो ये खुद को ऊपर की तरफ भी तो ले जाना चाहेगा। यहाँ पे ये हॉरिजेंटल हो रहा है ऐसे ऐसे, यहाँ पे ये वर्टिकल होगा, तो इसमें थोड़ी सी चीज़ें चेंज हो जाएगी। साफ साफ आपको दिख रहा है, अगर रेस्ट पे रख दिया जाए तो यहीं पे ये स्टेबल पॉइंट में होगा और एसएचएम ब्लॉक लगाने पर ही होगा, यहाँ पे थोड़ी एसएचएम हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों, आई थिंक क्लियर होगा। तो चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग खींच लेते हैं, एक सेकंड, ही कुछ कैसा स्प्रिंग बना रहा हूँ मैं। तो हमने थोड़ा सा बच्चों खींच दिया, एम एस का था, और हमने इस इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या बोल रहा हूँ मैं यहाँ से एक्स डिस्टेंस हमने खींच दिया बच्चों। यहाँ से एक्स डिस्टेंस जैसे ही आपने खींच दिया तो आप नीचे की तरफ खींच दिया, तो यहाँ से फिर ये ऊपर की तरफ जाएगा, कितना एक्स डिस्टेंस ही ऊपर की तरफ जाएगा, यहाँ पे मान लेते हैं एक्स डिस्टेंस ये है, फिर इस और इस पॉइंट के अबाउट एसएचएम होता रहेगा बच्चों। हाँ सर, होता रहेगा। अब समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ ही जाएगा बच्चों, बिल्कुल आसान है। तो यहाँ पे जो देखा जाए तो ये एक्स नो डिस्टेंस नीचे की तरफ खींचा तो ऊपर की तरफ इसमें लग रहा होगा स्प्रिंग फोर्स, एफ यहाँ पे मान लेते हैं 1, और यहाँ पे F1 ऊपर की तरफ लग रहा होगा, यहाँ पे F2 ऊपर की तरफ लग रहा होगा,
F1 F2 क्या है सर? F1 F2 स्प्रिंग का फोर्स है। F1 जो हमने मान रखा है वहाँ पे है स्प्रिंग फोर्स है बच्चों, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो स्प्रिंग फोर्स को ही हम लोग यहाँ पे टी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऊपर की तरफ टेंशन फोर्स T1, टी से ही कर देते हैं, अच्छा लगेगा, है ना, टेंशन फोर्स स्प्रिंग में। तो यहाँ पे T1 जो होगा बच्चों वो कितना है, K इंटू एक्स नोट है, वो भी माइनस का, क्योंकि देख सकते हैं आप हम लोग यहाँ पे ये खींच नीचे की तरफ रहे हैं, ऊपर की तरफ ये इसका टेंशन फोर्स किधर की तरफ इसको ले जाने की कोशिश कर रहा होगा, स्प्रिंग फोर्स किधर ले जाने की कोशिश कर रहा होगा, ऊपर की तरफ, है ना, है ना, तो नेगेटिव हो जाएगा। उसी तरीके से हम लोग T2 भी बता सकते हैं। T2 बता दीजिए बच्चों, T2 बता दीजिए। T2 में देख सकते हैं डिस्टेंस जो है ये एक्स नोट तो था ही, एक्स नोट तो है ही और एक्स भी है, तो टोटल यहाँ पे देख रहे हैं कितना डिस्टेंस इसको खींच दिया गया है बच्चों, है ना, टोटल डिस्टेंस कितना खींच दिया गया है, एक्स और एक्स नोट दोनों है, ठीक है, तो दोनों है, तो यहाँ पे हो जाएगा K इंटू एक्स प्लस एक्स नोट, वो भी माइनस का ऊपर की डायरेक्शन में, ठीक है। ये ऊपर की तरफ टेंशन लग रहा होगा, यहाँ पे ऊपर की तरफ टेंशन लग रहा होगा। देखा जाए तो यहाँ पे ये एक्स नोट दूरी खींचने के कारण यहाँ पे टेंशन यहाँ ऊपर की तरफ आया है, तो यहाँ पे देखा जाए तो एक्स नोट में ही कुछ और दूरी करने पर ही T2 आया है, ठीक है। एक्स नोट पे रहता तो ये T1 ही रहता, लेकिन कुछ और दूरी ऐड ऑन हो गया है, उसके कारण टेंशन T2 हो गया है। तो अगर मैं इस पूरे टेंशन T2 जो है पूरा खींचने की वजह से जो टेंशन आया है उसमें से अगर ये एक्स नोट खींचने की वजह से टेंशन आया उसको घटा दूँ, ये पूरा जो खींचने की वजह से आया है T2 उसमें से ये वाला हटा दूँ, तो यहाँ तक ये हट जाएगा, तो बचेगा सिर्फ ये वाला, मतलब एक खींचने की वजह से टेंशन, है कि नहीं, है कि नहीं। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, फॉर स्ट्रेचिंग ऑफ अ स्प्रिंग, मेरा स्पेलिंग थोड़ा सही नहीं है, फॉर स्ट्रेचिंग ऑफ अ स्प्रिंग बाय एक्स डिस्टेंस, देन जो फोर्स लगेगा वो हो जाएगा F2 में से हम F1 घटा देंगे भाई। F2 क्या था हमारे पास, माइनस का K इंटू एक्स प्लस एक्स नोट था, माइनस, और यहाँ पे माइनस ऑफ K इंटू एक्स था, एक्स नोट था सॉरी। तो यहाँ पे देखा जाए तो माइनस का K इंटू एक्स, माइनस का K इंटू एक्स नोट प्लस का K इंटू एक्स नोट, ये साफ साफ आपको दिख रहा है, ये और ये चला गया दोनों, कहाँ चला गया सर, कहीं नहीं बच्चों, बस कट गया है ना। तो एफ यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का K इंटू एक्स, तो साफ साफ आपको दिख गया कि यहाँ पे भी जो फोर्स आ रहा है वो K इंटू एक्स ही आ रहा है, और यहाँ पे भी फोर्स, यहाँ पे भी माइनस का K इंटू एक्स, और यहाँ पे भी माइनस का K इंटू एक्स ही आ रहा है। तो कोई चेंज ही नहीं हुआ भाई, इतना कुछ झंझट करने के बाद भी कुछ चेंज ही नहीं हुआ, होगा ही नहीं बच्चों, होगा ही नहीं, क्यों होगा भाई, आपने बस इक्विलिब्रियम पोजीशन यहाँ पे मान लिया है ये वाली, इसके अबाउट ही तो हो रहा है मोशन, इसे इसी के अबाउट को तो SHM हो रहा है, तो क्या ही चेंज होगा, कुछ नहीं होगा, बस हम जो यहाँ पे खींचेंगे दूरी उसी के कारण होगा चेंज। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन हमें सबसे पहले देखना होगा, अगर हम वर्टिकली SHM देख रहे हैं तो वर्टिकल में ऐसे ऐसे, ठीक है। तो उसके बाद इक्विलिब्रियम से आपने खींच दिया, यहाँ पे भी वो इक्विलिब्रियम ही था बस यहाँ पे थोड़ा अलग हो जाता है क्योंकि यहाँ पे ब्लॉक के कारण स्प्रिंग खींच जाता है, ठीक है, क्लियर होना चाहिए बच्चों। तो ये चीज़ अगर आपके पास आ गया तो आपको एक चीज़ और पता होगा, क्या पता होगा सर, कि हमने पढ़ा था, और सबसे पहले पढ़ा था कि हम लोग की d2x अपॉन dt स्क्वायर जो होता है प्लस का ओमेगा स्क्वायर ऑफ x जो होता है वो 0 होता है। तो यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू जो हम लोग पढ़े थे K/m ले लेते थे, यहाँ से K का वैल्यू हम लोग ले सकते हैं ओमेगा स्क्वायर ऑफ m। तो ये चीज़ें हमने बता रखा है, ठीक है। और हमने जब देखा यहाँ पे कि f का प्रोपोर्शनल माइनस ऑफ x आ रहा है, तो इसका मतलब ये SHM कर रहा होगा, बिल्कुल। तो SHM कर रहा है, और आसान हो गया हमारे पास, SHM कर ही रहा है। अब क्या करेंगे, और K भी आपको पास यहाँ पे देख ही रहा है, तो ये जो K है ना, इसी को हम लोग देख लेते हैं कि क्या आ रहा है। तो K का वैल्यू तो हमने पीछे ही निकाल रखा है, सबसे पहले ही निकाल रखा है, यही होता है, तो उसी का वैल्यू यहाँ पर रख देना है। ओमेगा क्या हो जाएगा बच्चों, अंडर रूट में K/m हो जाएगा बच्चों। टाइम पीरियड क्या होता है हमारे पास, 2π/ओमेगा होता है, तो 2π, ओमेगा नीचे रख देंगे, तो नीचे रखने पर क्या आएगा, K नीचे और m ऊपर आ जाएगा। तो आपके पास टाइम पीरियड भी आ गया बच्चों, यहाँ से टाइम पीरियड आ गया
2 पाई अंडर रूट में m/k। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ, टाइम पीरियड तो ठीक है 2 पाई अंडर रूट में m/k आ गया। अगर हम लोग सिंपल पेंडुलम लेते थे तो पेंडुलम के केस में जो आता था वहाँ पे क्या आता था, भूल गए? भूलना नहीं है बच्चों, वहाँ पे आता था मैं भी भूल गया लेंथ L/G इफेक्टिव आता था। ठीक है, इस टाइप का आता था। कैसे आता था वो, चलिए हम एक चीज़ और यहाँ पे बताना चाहते हैं आपको। सॉरी, यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहते हैं आपको बच्चों। क्या बताना चाहते हैं कि अगर यहाँ पे ये x नोट दूरी खींचा हुआ है तो इसके ऊपर में टेंशन लग रहा होगा, टेंशन फोर्स, जो कि स्प्रिंग फोर्स ही बोल सकते हैं। स्प्रिंग फोर्स लग रहा है k इंटू एक्स नोट, नीचे की तरफ mg, और ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। तो मतलब ये वाला फोर्स तो इक्वल ही है। हाँ सर, तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो mg का वैल्यू है वही तो यहाँ पे k इंटू एक्स नोट के बराबर है। ठीक है, इसके बाद हम लोग इक्वेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो m/k का वैल्यू जो हो रहा है वो यहाँ पे x नॉट डिवाइडेड बाई g के बराबर हो रहा है। ठीक है, रेशियो ऑफ मास इज टू स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू दोनों का रेशियो इसके रेशियो के बराबर है, x नॉट डिवाइडेड बाई g के बराबर है। ठीक है, इसका मतलब समझ में आ रहा है आपको? आना चाहिए, नहीं आ रहा तो यहाँ पे समझ लीजिए बच्चों। इसका मतलब है कि देखा जाए तो m/k का वैल्यू जो है वो जो आ रहा है एक्स नोट डिवाइडेड बाई जी बराबर आ रहा है। मतलब ये और कुछ नहीं है, लेंथ अपॉन ये जी इफेक्टिव ही है, मतलब जी है जो हमने अभी बोला ना आपको कि टाइम पीरियड का वैल्यू जो हमने पीछे पढ़ा था सिंपल पेंडुलम में 2 पाई अंडर रूट में लेंथ, वो लेंथ ही तो है, खींचा हुआ लेंथ अपॉन जी आ रहा है, और यही तो आ रहा है यहाँ पे भी। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो दोनों रिलेटेड है, यहाँ पे है ना, दोनों रिलेटेड है, दोनों का रेशियो कांस्टेंट होता है। ये जो वैल्यू है ना, इनका रेशियो कांस्टेंट होता है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा, इनका रेशियो कांस्टेंट होता है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ठीक है, ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों। ओके, अगर क्लियर है तो देखा जाए तो अगर हम स्प्रिंग ब्लॉक लेंगे, स्प्रिंग ब्लॉक का अगर हम सिस्टम ले तो वहाँ पे जी से कोई इफेक्ट यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट की वजह से इफेक्ट होता है और मास की वजह से जो हम ले रहे हैं ब्लॉक का। लेकिन अगर हम लोग सिंपल पेंडुलम लेते थे तो वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे उसके लेंथ से फ़र्क पड़ता था और वहाँ पे जी इफेक्टिव से फ़र्क पड़ता था। मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, यहाँ पे कुछ और है, कुछ हाइट पे कुछ और हो जाएगा, डेप्थ में कुछ और हो जाएगा, स्पेस में कुछ और है, मून पे कुछ और है, तो हर जगह पे चेंज होता था। दिक्कत ये था इसमें कि यहाँ पे टाइम पीरियड हर जगह पे चेंज हो जाता था, जो कि मैंने पीछे लेक्चर में बता रखा है। लेकिन अगर हम इसके अनुसार इसके अनुसार हम स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के अनुसार अगर हम लोग क्लॉक बना दें, घड़ी बना दें, तो उसका देखा जाए तो टाइम पीरियड कभी चेंज नहीं होगा। तो मतलब वो एक्यूरेट टाइम देगा हर एक जगह पे। ये हर एक जगह पे चेंज हो रहा था जी के कारण, लेकिन यहाँ पे हर एक जगह पे चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ मास और स्प्रिंग कांस्टेंट पे डिपेंड कर रहा है। उसको चेंज नहीं करे तो टाइम पीरियड चेंज नहीं होगा। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, चलिए आगे चलते हैं। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ बच्चों, जो आपके पास आ रखा है टाइम पीरियड का वैल्यू 2 पाई अंडर रूट में m/k, ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है, ओनली डिपेंड्स ऑन मास ऑफ बॉडी जो लटकाया हुआ है एंड स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग ये मैं क्या ही लिख रहा हूँ, स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग। ठीक है ना बच्चों, उसी पे डिपेंड करता है। तो अगर इससे बनाया हुआ हम लोग घड़ी बना दें, अगर इससे बनाया हुआ मैं क्लॉक बना दें, क्लॉक विल गिव सेम टाइम एनीवेयर, क्योंकि उसका टाइम पीरियड ही चेंज नहीं होगा, है ना। टाइम पीरियड
विल नॉट चेंज, है ना बच्चों, टाइम पीरियड चेंज ही नहीं होगा। तो ये मतलब सही सही टाइम हर एक जगह पे देगा, चाहे आप बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाएं। मान लेते हैं ना, मान लेते हैं कि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को हमने, ये जो लटका हुआ था इस टाइप से, ये लटका हुआ है बच्चों एम मास का, एम जी नीचे की तरफ लग रहा होगा, सिंपल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ही है, ठीक है, इक्विलिब्रियम पे ही है, इक्विलिब्रियम पे ही है। तो ऊपर की तरफ यहाँ पे के एक्स लग रहा होगा बच्चों, ठीक है। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि जी का वैल्यू दिया हुआ ही तो है, तो यहाँ पे क्या होता है, टाइम पीरियड का वैल्यू 2 पाई अंडर रूट में एम बाई के। और यहाँ पे देखा जाए तो एक्स का वैल्यू, जो एक्सटेंशन जो एक्स में ये यहाँ पे जो डिस्टेंस चला होता है उसका वैल्यू जो आ जाता है एम जी अपॉन के आ जाता है। इसमें तो दिक्कत नहीं है ना बच्चों, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमने इसको इधर ले आया, के का वैल्यू इधर, तो हो गया, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों इक्वेट है, क्योंकि इक्विलिब्रियम पोजीशन में। और भी देख सकते हैं एग्जांपल बच्चों, कैसे, मान लेते हैं कि इस टाइप से स्प्रिंग से लटका हुआ है, यहाँ पे जी का वैल्यू लग ही नहीं रहा है, 0 है, तो यहाँ पे टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट में एम बाई के इक्विवेलेंट ही होगा, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा ना, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे नहीं है जी का वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, जी का वैल्यू नहीं है, एम जी लग ही नहीं रहा होगा, ऊपर के एक्स लग ही नहीं रहा होगा, लेकिन इसका टाइम पीरियड तो एम और के पे बस डिपेंड करता है, वो जो चीज़ हमें यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, बस हम लिख देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। और मान लेते हैं कि इस टाइप से आपको दे दिया, अब ग्रेविटी फ्री स्पेस है जहाँ जी का वैल्यू लग ही नहीं रहा है, तो हम लोग जिस ओरिएंटेशन में, जिस पोजीशन में अगर हम ऑब्जेक्ट को रख दें, उसी ऑब्जेक्ट वही पोजीशन में रहेगा। यहाँ पे भी अगर जी का वैल्यू हम लोग 0 ले लें, स्प्रिंग कांस्टेंट के है, तो टाइम पीरियड अभी भी 2 पाई रूट ओवर एम बाई के ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मान लेते हैं कि अगर आप फिर से अगर कहीं पे ले जाते हैं और किसी स्लोप पे रख देते हैं, है ना, किसी स्लोप पे रख देते हैं बच्चों, एंगल थीटा पे, और यहाँ पे इस टाइप से अगर आपने देखा हो, और बोला जा रहा है कि अगर ये यहाँ से ऐसे खिसका हुआ है, मान लेते हैं ये एक्सटर्नल डिस्टेंस खिसका हुआ है, तो इधर की तरफ इस पर क्या लगता है, एम जी का साइन ऑफ थीटा, सॉरी कॉस ऑफ थीटा लगता है, नहीं साइन ऑफ थीटा ही लगता है। आप करके देख लीजिएगा कैसे करें सर, बिल्कुल सिंपल है बच्चों, ऐसे लगेगा, ये नीचे एम जी तो एंगल थीटा, तो एम जी का कॉस थीटा, एम जी का इधर में साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है, बहुत आसान है। इधर की तरफ ये खिसका हुआ था, तो इधर की तरफ इसका स्प्रिंग फोर्स के इंटू एक्स नॉट लग रहा होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि के इंटू एक्स नॉट का वैल्यू हो जाएगा एम जी के बराबर साइन थीटा। तो यहाँ पे देख सकते हैं एस नॉट का वैल्यू जो एक्सटेंशन होगा एम जी का साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई के हो जाता है, ठीक है। टाइम पीरियड क्या होगा, ये यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, ठीक है, हम मानते हैं, लेकिन हम यहाँ से थोड़ा सा डिस्टेंस, एक्स डिस्टेंस इधर खिसकाएंगे, तो उसके कारण जो टाइम पीरियड आता है, उसके कारण क्या आएगा, 2 पाई अंडर रूट में एम बाई के, ये वाली चीज़ फिर से कट जाती है ना, आपने जो यहाँ पे देखा था ना, ये चीज़ मैं जो बता रहा हूँ, यहाँ पे ये एक्स डिस्टेंस खिसकाने के बाद बस इसी का टाइम पीरियड हम लोग लेते हैं, जो कि एक्स के प्रोपोर्शनल आ जाता है, ठीक है, ये वाली चीज़ कट जाती है बच्चों, ये जो इतना आया था और ये जो इतना इक्विलिब्रियम में था, ये दोनों कट जाती है, इसीलिए बस ये वाली बचती है, तो इसी कारण टाइम पीरियड चेंज नहीं हो रहा है, आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, इसी कारण टाइम पीरियड चेंज नहीं हो रहा है, इसीलिए वही का वही रह रहा है, ठीक है। क्योंकि बाद में जब आप देखेंगे एक्स डिस्टेंस यहाँ पे खिसका दिए, तो यहाँ पे फोर्स का वैल्यू प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स आ जाएगा, एफ का वैल्यू माइनस का के एक्स आ जाता है, फिर से क्या आ गया, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट में एम बाई क्या आ जाएगा, सिंपल है, चेंज होगा ही नहीं। और भी केसेस देख सकते हैं, मान लेते हैं कि अब लिफ्ट वाली केस जो हम लोग लेते थे पहले, याद कीजिए, लिफ्ट इतना गंदा किसने बना दिया भाई, लिफ्ट वाली केस याद कीजिए, लिफ्ट अगर ऊपर की तरफ ए एक्सेलरेशन से जा रहा है, ठीक है, ऊपर की तरफ जा रहा है, और यहाँ पे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम हमने रख दिया है, ऑब्वियसली अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा है तो क्या होगा, ये नीचे की तरफ इस पर फोर्स लगेगा,
स्यूडो फोर्स जो हम लोग लेते थे, यहाँ पे एक्सेलरेशन जी प्लस ए हो जाएगा इसका, मतलब एक्सेलरेशन का वैल्यू बढ़ गया मतलब कि नीचे की तरफ लगने वाला जी का वैल्यू बढ़ गया, तो ये नीचे की तरफ ऐसे आ जाएगा, है ना, नीचे की तरफ आ जाएगा क्योंकि नीचे की तरफ जी ज़्यादा हो गया, तो ये नीचे की तरफ खिसक जाएगा। कितना डिस्टेंस, मान लेते हैं कि यहाँ से ये नीचे की तरफ एक्स नोट डिस्टेंस खिसक गया, तो एक्स नोट डिस्टेंस खिसक गया तो ऊपर की तरफ लगने वाला के इंटू एक्स नोट हो जाएगा, जो कि इक्वेट करेगा एम इंटू जी प्लस ए से। अब ये एक्स नोट डिस्टेंस नीचे की तरफ आ गया, अब यहाँ से इस पोजीशन से इसको थोड़ा सा नीचे खींच देंगे एक्स डिस्टेंस, तो उसके कारण एस एच एम होगा, ठीक है, उसके कारण एस एच एम होगा। तो यहाँ पे एक्स नोट डिस्टेंस जो खींचा गया वो ऐसे लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है बार बार लिखना, जी प्लस ए डिवाइडेड बाई के लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे टाइम पीरियड लिखना चाहें तो जो एक्स डिस्टेंस खिसकाएंगे 2 पाई अंडर रूट में एम बाई के हो जाएगा, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा बच्चों, हाँ, आई थिंक क्लियर होगा। अब अगर आगे देखना चाहें, अगर ये यही एक्सेलरेशन का वैल्यू ये नीचे की तरफ चला जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इफ़ एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड की डायरेक्शन में है तो लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ हो जाएगा, तो नीचे की तरफ लगने वाला जो हो जाएगा जी माइनस का ए हो जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पे स्यूडो ले रहे हैं ना, तो ये बाहर की तरफ है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों, ये पूरा लिफ्ट है, ठीक है, ये पूरा लिफ्ट की बात हो रही है, ठीक है। तो जी का वैल्यू इस बार घट गया, मतलब कि क्या हो गया, जी का वैल्यू घट गया मतलब कि थोड़ा सा एक्सटेंशन नहीं होगा, ये थोड़ा ऊपर की तरफ हो जाएगा, है ना, ऊपर की तरफ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे फिर से वही के इंटू एक्स नोट का वैल्यू एम इंटू जी प्लस जी माइनस से हो जाएगा, यहाँ से फिर एक्स नोट का वैल्यू बता दीजिए, टाइम पीरियड का वैल्यू बता दीजिए 2 पाई अंडर रूट में एम बाई के। चीज़ें ये बाद में कट जा रही है ना, इसकी कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रही है, इसीलिए इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है, ठीक है। और भी चीज़ें देख सकते हैं, हम लोग देखे थे एक चीज़ बताने के लिए, बहुत सारी चीज़ें बच्चों, बार बार उसी चीज़ को बताना सही नहीं है, चलिए फिर भी बता देता हूँ। हम लोग देखे थे जब हम लोग रख देते थे किस चीज़ को, पेंडुलम को किसी फ्लूइड में रख देते थे, फ्लूइड का डेंसिटी हम लोग ले लेते थे रो, और यहाँ से ऐसे लटका देते थे, वो पेंडुलम था, लेकिन हम यहाँ पे लेंगे स्प्रिंग का ब्लॉक, ठीक है। तो देखा जाता था यहाँ पे जी डैश का वैल्यू जो आता था जी इंटू 1 माइनस क्या था, रो अपॉन सिग्मा था, ऑब्वियसली भाई यही आ रहा था। तो यहाँ पे क्या होगा, जी का वैल्यू कुछ कम हो गया ना, ये पॉजिटिव था तो कुछ कम हो गया, सॉरी ये जीरो से कम था, तो ये घटाएंगे तो 1 से कम हो जाएगा, तो जी का वैल्यू कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो कम हो गया तो मतलब कि ये थोड़ा नीचे आएगा भाई, नीचे की तरफ इस पर जी लग रहा होगा ना, जी डैश लग रहा होगा, जी डैश, एक सेकंड बच्चों, तो थोड़ा कम खींचा जाएगा, ये थोड़ा कम खींचा जाएगा क्योंकि पहले जी लग रहा था, तो थोड़ा कम खींचा जाएगा, ओके। तो उसके कारण यहाँ पे देख सकते हैं एस एच एम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, तो उससे हमको कोई दिक्कत नहीं, उससे हमें कोई लेना देना की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम देखें तो के इंटू एक्स नोट डिस्टेंस जो चला होगा, ये इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन कुछ यहाँ पे आ जाएगा, है ना, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ये यहाँ पे था, तो थोड़ा इक्विलिब्रियम पोजीशन नीचे की तरफ आ जाएगा एक्स नोट डिस्टेंस, तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, के इंटू एक्स नोट का वैल्यू आप इक्वेट कर देंगे एम इंटू जी डैश का वैल्यू जी इंटू 1 माइनस रो अपॉन सिग्मा, तो ये इक्विलिब्रियम पे है। इक्विलिब्रियम के बाद हम लोग थोड़ा सा और डिस्टेंस खिसकाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट में एम बाई के, सिंपल। हमें बस मतलब है और इक्विलिब्रियम से कितना नीचे की तरफ हम लोग ऐसे खींच दे रहे हैं, बस, और कुछ मतलब ही नहीं है, सिंपल हो गया ना यार। और भी चीज़ें हैं बच्चों बहुत सारे, मैंने क्या क्या बताना है ना, एग्जाम्पल के लिए और भी समझ सकते हैं, और भी केसेज हम लोग नहीं लिए थे वहाँ पे, कि अगर हम लोग बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाएं एट हिल स्टेशन और ऑन मून, है ना, देन also there will not change in time period of
स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। बस यही चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ, और ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, और भी चीज़ें जहाँ पे भी देखेंगे तो यही आएगा। तो चीज़ें अब हम आगे बढ़ाते हैं बच्चों, यहाँ तक आप अगर आपको समझ में आ गया तो सही चीज़ें हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि बच्चों इसलिए हम लोग इसका क्लॉक बनाना अच्छा समझते हैं, क्योंकि इसका टाइम पीरियड चेंज नहीं होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आपको एक चीज़ और बताना चाहते हैं, क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में ज़्यादा कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर मान लेते हैं कि अगर इस टाइप से आपको स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम दे रखा है जहाँ पे 2 ब्लॉक हैं बच्चों, अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होने लगता है, 2 ब्लॉक आ जाता है तो बच्चे घबराने लगते हैं, उतना घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मान लेते हैं ना, नेचुरल लेंथ पे अपना ये इस डायरेक्शन में ऐसे रखा हुआ है, हॉरिजेंटल में नेचुरल लेंथ पे ही हम इक्विलिब्रियम पोजीशन मान लेते हैं, इसीलिए यहाँ पे टेंशन ज़्यादा नहीं होता है। तो अगर हम इसको देखें तो थोड़ा सा डिस्टेंस अगर हम इसको ऐसे खींच दें, थोड़ा सा डिस्टेंस अगर बच्चों हम इसको ऐसे करके खींच दे, अरे यार फिर से ही बनाना ही पड़ेगा, थोड़ा सा खींच दिए और इसको बच्चों इधर थोड़ा सा ऐसे करके खींच दिए, और स्प्रिंग ऐसे 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 खींच जाएगा। ये इसका इनिशियल लेंथ यहाँ पे था, है ना बच्चों, यहाँ पे ऐसे करके ये था, ये मान लेते हैं x2 डिस्टेंस, इधर x1 डिस्टेंस ऐसे खींच दिया, ये m1 था, ये m2 था, ठीक है। बोला जा रहा है अगर ये यहाँ पे ये फिक्स्ड पॉइंट पे था, ऐसे नेचुरल लेंथ पे था, ये इसका ये नेचुरल पोजीशन है, या फिर मीन भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये मीन पोजीशन पे था, हमने क्या किया बच्चों, हमने एक दोनों पे फोर्स लगाया, इस डायरेक्शन में ऐसे खींच दिया, देखिए ऐसे रखा हुआ था, ऐसे खींच दिया, खींच के हमने छोड़ दिया, ऐसे 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 ये दोनों मोशन करेगा, आपको दिख रहा है, इस टाइप से ऐसे मोशन कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। ये एक नेचुरल लेंथ पे था, मीन पोजीशन पे था, हमने इसको ऐसे खींच दिया, तो ये अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट के अबाउट ऐसे ऐसे एसएचएम करेगा, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा। लेकिन इसका देखा जाए तो ऐसे था और ऐसे था, लेकिन इसका सेंटर ऑफ मास यहीं का यहीं रहा, सेंटर ऑफ मास इस केस में चेंज नहीं करते हैं, तब हम बोलते हैं कि इसका टाइम पीरियड जो आएगा वो 2 पाई अंडर रूट में म्यू बाई के होता है। म्यू क्या है बच्चों, म्यू का वैल्यू होता है m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ये बोल दिया जाता है, ठीक है। बोलेंगे ये म्यू कहाँ से आया, ये तो 2 मास है, दोनों को ऐड कर देंगे तो म्यू का वैल्यू हो जाएगा m1 प्लस m2 ना, नहीं बच्चों, यहाँ पे म्यू लेना पड़ेगा, मतलब म्यू का वैल्यू ये होता है। कैसे लेना पड़ेगा सर, बताएंगे बच्चों, आगे एक सवाल भी मैं लाया हूँ, उस सवाल से आपको क्लियर कर दूंगा। अभी समझिए, अगर 2 ब्लॉक साथ में आ जाए तो उसका हम लोग म्यू ले लेते हैं, रिड्यूस्ड मास इसको बोला जाता है, ठीक है, रिड्यूस्ड मास। आपको आगे मैं क्लियर कर दूंगा, बस अभी लिख लीजिए, यही म्यू का वैल्यू आता है। दूसरा केस में अगर आप चाहें तो इस टाइप से आप ले सकते हैं कि इस टाइप से अगर आपको दे रखा है, यहाँ पे ज़मीन है और एक ब्लॉक को हमने यहाँ पर रख दिया है इस टाइप से, और एक स्प्रिंग के साथ इसको ऐसे हम लोग इसको अटैच कर दिए, और दूसरा ब्लॉक ऊपर रखा हुआ है, m1 और यह है m2 बच्चों, ठीक है। ठीक है, अगर इस टाइप से आपको दे रखा है तो देख लिया जाए, तो यहाँ पे अगर SHM होगा, अगर यहाँ पे SHM हो रहा है तो इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट में म्यू बाई के ही लिख दें, ये स्प्रिंग कांस्टेंट इसका क्या है, इसका नेचुरल लेंथ मान लेते हैं ये वाली, इसका L था, ठीक है। तो क्या इसका म्यू बाई कहीं हो जाएगा, ये चीज़ अगर आप यहाँ पे लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि बच्चों देखिए ध्यान से, ये ज़मीन से सटा हुआ है, तो इस ब्लॉक में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, ये एक फिक्स्ड ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होगा, फिक्स्ड ऑब्जेक्ट है, तो ये वाली बस ब्लॉक SHM करेगी। यहाँ पे ये दोनों था, फर्स्ट केस में ये दोनों ऐसे 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 होगा, लेकिन यहाँ पे ये नीचे रखा हुआ है, ये ऊपर से ऐसे छोड़ देंगे तो ये ऐसे ऐसे करेगा ना, ये थोड़ी चल रहा है, ये तो रुका हुआ है भाई, ये स्टडी है, ये ऊपर वाला ऐसे ऐसे SHM करेगा, तो ये SHM कर रहा है, तो टाइम पीरियड उसके वजह से आएगा, तो टाइम पीरियड का वैल्यू हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट में m1 बाई के, है ना, m1 की वजह से यहाँ पे होगा SHM। मान लेते हैं कहीं पे इस पॉइंट पे आ जाएगा, है ना बच्चों, ये इसका इक्विलिब्रियम हो जाएगा,
इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा इसका इस पॉइंट के अबाउट, ये ऐसे ऐसे SHM ऐसे ऐसे करेगा, है ना बच्चों। आई थिंक आप समझ रहे होंगे, ऐसे 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 होता रहेगा इस पर। बिल्कुल सिंपल है यार, इस टाइप से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। कहीं कहीं पे हो सकता है कि ऐसा कुछ आता एग्जाम में नहीं है, हो सकता है इसको इतना स्पीड से हम लोग यहाँ पे फेंक ही दे, फोर्स ही लगा दे कि इसको जाके ऐसे यहाँ पे एकदम आ जाए, चप जाए, और इसके बाद इसको भी उठा दे। कभी कभी ऐसा भी होगा, ऐसा केस ऐसे आता नहीं है। चलिए इसको छोड़ ही देते हैं, कोई इसमें ऐसा दिक्कत नहीं। मैं ये बोलना चाह रहा था बच्चों कि अगर यहाँ पे बहुत ज़ोर से फेंक दिया जाए तो ये भी नीचे जाएगा, तो वहाँ पे इस पर नॉर्मल रिएक्शन बहुत ज़्यादा लगेगा, है ना, बहुत ज़्यादा लगेगा। वो हो जाएगा M1 + M2 इंटू G हो जाएगा, और KX के वजह से भी नीचे की तरफ अगर देखा जाए तो इस पर फोर्स, ये वाली फोर्स इस पर लगा रहा होगा, और ये इसको ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा, है ना। तो यहाँ पे K × X यहाँ पे आ जाएगा स्प्रिंग की वजह से। तो ये सब फोर्स जोड़ देंगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉर्मल रिएक्शन क्रिएट हो जाएगा। फिर ये इसको इस ज़मीन को भी छोड़ सकता है, छोड़कर ऊपर उठ सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है उस चीज़ को, क्योंकि उतना आपको डेप्थ में पूछता नहीं जनरल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो ये चीज़ें बहुत सिंपल थी बच्चों। अब हम लोग देख लेते हैं ना कि अगर हम लोग लोडेड स्प्रिंग देखें, लोडेड स्प्रिंग कॉम्बिनेशन मतलब कि कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग से, जो कि आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। ये चीज़ मैंने पहले भी एक बार डिस्कशन कर चुका है, जब हम लोग स्प्रिंग पढ़ते थे, तो कैसे वहाँ पे अगर सीरीज ऑफ स्प्रिंग, पैरेलल ऑफ स्प्रिंग हो जाए, तो बस उसी चीज़ को यहाँ पे देखना है। यहाँ पे उसी चीज़ को देखना है बच्चों। मान लेते हैं ना कि एक ऑब्जेक्ट जो है इस टाइप से अटैच किया हुआ है, ठीक है। इस टाइप से अगर अटैच कर दिए हम लोग, तो यहाँ पे ये अगर मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में एक ऐसा स्प्रिंग है और एक और स्प्रिंग है इस टाइप से, और ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। दो स्प्रिंग ले लिया, क्योंकि हमको कॉम्बिनेशन लेना है, ठीक है, कॉम्बिनेशन लेना है। तो 2 का, 3 का, 10 का, 20 का, जितना का भी कॉम्बिनेशन हो, पहले हम 2 का देख लेते हैं। इसका आपको स्प्रिंग कांस्टेंट K1 दे रखा है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट आपको K2 दे रखा है, ठीक है। अब हम अगर देखना चाहें, अगर ये मास यहाँ पे M है, अगर हम इसको इस डायरेक्शन में थोड़ा सा फोर्स, X फोर्स लगा दिए, खींच दिए इस डायरेक्शन में, तो क्या होगा, स्प्रिंग भी खींचेगा, इधर खींचेगा, ये भी इधर खींचेगा। मान लेते हैं अगर ये X डिस्टेंस इधर खींच दिया, तो ये यहाँ पे X1 डिस्टेंस खींचा जाता है, सॉरी X2 हो जाएगा ना ये, क्योंकि हम लोग 2 ले रहे हैं, और ये इधर की तरफ खींचा जाता है X1 डिस्टेंस। इफ वी डिस्प्लेस block by X distance, then springs will have being distance displacement by X1 and X2, ठीक है। X1 X2 से ये भी खींच जाएगा, वो चीज़ हम बता रहे हैं। अगर ऐसा खींच जाएगा तो इसमें अब अंदर की तरफ भी फोर्स लगेगा भाई, ये अंदर की तरफ खींचेगा ना। स्प्रिंग को क्या, स्प्रिंग कैसा काम करता है, स्प्रिंग अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, वो अपने नेचुरल लेंथ में ही रहना चाहता है, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में लगेगा। यहाँ पे हौच-पौच तो नहीं हो रहा ना बच्चों, हौच-पौच तो नहीं हो रहा ना ये हो सकता है समझ ही नहीं आ रहा हो। चलिए इसको नीचे ही ले लेते हैं, कहीं आपको थोड़ा सा परेशानी हो जाए तो दिक्कत हो जाएगा। नीचे ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास, ऐसे वहाँ पे समझ में आपको आना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से अगर हम लोग ले लिए हैं, तो देखिए मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा ऐसे खिसक गया है। अरे भाई ऐसे नहीं मिटना था जी। देखिए इस टाइप से ये इधर की तरफ खींच गया है, और ये इसको इधर की तरफ खींच गया है, और ये ब्लॉक यहाँ पे आ गया है, ठीक है। यहाँ पे ये X1 दूरी खींच गया है, यहाँ पे ये X2 दूरी खींच गया है। तो ये अपने तरफ फोर्स लगा रहा होगा, जो कि हो जाएगा, ये अपने तरफ फोर्स लगा रहा होगा। यहाँ पे F फोर्स मान लेते हैं, और ये भी F फोर्स ही होगा। हाँ, ये कैसे होगा सर, दोनों F फोर्स कैसे होगा, सेम फोर्स से कैसे होगा, F0 ही मान लेते हैं ना, क्योंकि इधर हम लोग X डिस्टेंस खींचे थे।
हो क्या रहा है यहाँ पे आप समझिए बच्चों कि ये स्प्रिंग इस टाइप से हमको दे रखा था, इसको हमने x1 डिस्टेंस यहाँ पे खींच दिया इस डायरेक्शन से, यहाँ पे x1 डिस्टेंस, और यहाँ पे ये यहाँ पे था, अरे यार ये कुछ अलग ही बन गया, यहाँ पे था तो यहाँ पे x2 डिस्टेंस हमने खींच दिया है। जनरली ये चीज़ हमने किया है, ठीक है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ बच्चों, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर इसको x डिस्टेंस खींच दिए हैं तो यहाँ पे x1 और x2 डिस्टेंस दोनों खींच गया है, तो टोटल यहाँ पे देखा जाए तो x1 प्लस x2 डिस्टेंस जो खींचा है वो पूरा x के बराबर है, ठीक है। यहाँ पे लगने वाला एफ नोट फोर्स जो है दोनों पे सेम होगा, इसलिए सेम होगा क्योंकि हम मानते हैं अगर सीरीज में है, स्प्रिंग सीरीज में लगे हुए हैं, तो वहाँ पे जिस फोर्स से हम लोग खींचते हैं तो जो यहाँ पे टेंशन क्रिएट होता है, जो स्प्रिंग फोर्स लगता है अपने तरफ खींचने वाली फोर्स होती है, वो हर एक स्प्रिंग में बराबर बराबर फोर्स लगाता है। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो हर एक स्प्रिंग में बराबर बराबर फोर्स लगाता है, एफ नोट का वैल्यू वो k इंटू x1 हो जाएगा और वही फोर्स k इंटू x2 हो जाएगा। वही फोर्स अगर और ज़्यादा स्प्रिंग्स रहेंगे तो उनमें जो एक्सटेंशन होगा उसके बराबर हो जाएगा। और ये k सेम भी नहीं है, ये k1 अलग है, ये k2 अलग है ना, ये k1 अलग है, ये k2 अलग है, आपको दिया भी है ना, k1 k2 भी अलग अलग है। तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन एफ नोट आ रहा है, ठीक है। और ये एफ नोट का वैल्यू कांस्टेंट होता है, ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। एफ नोट का वैल्यू बच्चों कांस्टेंट होता है, ये भी चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगर एफ नोट का वैल्यू कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, ये भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो चलिए अब आगे चल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे बताना संभव नहीं है बच्चों। एफ नोट का वैल्यू k इंटू x1, k1 इंटू x1 इक्वल टू k2 इंटू x2 हो गया, और जो कि कांस्टेंट ही है, ठीक है। देखा जाए तो हमको पता है कि x1 प्लस x2 का वैल्यू हमारे पास x के बराबर है। तो x1 का वैल्यू अगर हम लिखना चाहें, x1 का वैल्यू ऐसे ये नेगेटिव में होगा, मैं वो हटा दिया हूँ पहले ही, जैसे है ना ये नेगेटिव में होगा, ये नेगेटिव में होता है, ये कट जाता है, तो उसका आपने टेंशन नहीं लेना है। तो x1 का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान दीजिए, एफ नोट डिवाइडेड बाई k1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे एफ नोट डिवाइडेड बाई k1 प्लस एफ नोट डिवाइडेड बाई k2 हो जाएगा, इक्वल टू x हो जाएगा। x क्या है, x हम डिस्प्लेस कर रहे हैं इस ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में, ठीक है। x हम डिस्प्लेस कर रहे हैं इस डायरेक्शन में इसको, तो इसके कारण, इसके खींचने के कारण ये अगर हम इसको सिंगल स्प्रिंग मान लेते हैं कि हम ऐसे अगर खींच रहे हैं, क्या बोलते हैं, इस टाइप से अगर हम लोग खींच रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो मान लेते हैं कि पूरा एक ये स्प्रिंग ही था, वही खींच गया होगा। ये एक्स डिस्टेंस जो हम लोग खींच रहे हैं ना, ब्लॉक को खींच रहे हैं, है ना, ये ब्लॉक को खींच रहे हैं एक्स डिस्टेंस, तो ये मान लेते हैं पूरा स्प्रिंग जो है उसका हम लोग के इक्विवेलेंट मान लेते हैं। इन दोनों को हटा के बच्चों, इन दोनों को हटा के हमने मान लिया कि एक स्प्रिंग है, मान लिया, ठीक है, मानना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। वो एक्स डिस्टेंस यहाँ पे खींच गया है, ठीक है। तो इसके कारण अगर हम यहाँ पे अब बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं कि एफ नोट डिवाइडेड बाई k1 इक्वल टू प्लस एफ नोट डिवाइडेड बाई k2 इक्वल टू एक्स का वैल्यू जो हम लोग खींचे हैं ब्लॉक को, वो कितना हो जाएगा। सिंपल सी बात वही तो है, यहाँ पे एक्स अगर खींच दिए हैं तो यहाँ पे हम लोग फोर्स लिख सकते हैं, एफ का वैल्यू k इक्विवेलेंट इंटू एक्स। भाई लिख तो सकते हैं ना बच्चों, निगेटिव में होगा, ठीक है, हम मानते हैं इस डायरेक्शन में लग रहा होगा फोर्स। अगर हम इस डायरेक्शन में एफ अलग अलग जो जिसके कारण एसएचएम हो रहा है वो हम एफ ऐसे धक्का दे दिए हैं, उसके अपोजिट में टेंशन फोर्स लगेगा, स्प्रिंग का फोर्स, के इक्विवेलेंट इनटू एक्स। सर पता है क्यों इतना बताते हो, ऐसे ही बच्चों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से वही हम लोग लिख सकते हैं एफ नोट डिवाइडेड बाई के इक्विवेलेंट हो जाएगा, सिंपल। नेगेटिव सब में कट गया होगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं 1/k इक्विवेलेंट का वैल्यू जो होगा 1/k1 प्लस 1/k2 के बराबर हो जाएगा। ये चीज़ बहुत ध्यान से समझिएगा। बोलेंगे कि सर यहाँ पे तो एफ था, ये तो एफ अलग है ना, ये तो एफ अलग है ना, ये अंदर लगने वाला फोर्स है बच्चों, स्प्रिंग का फोर्स है। हम आपको बता दिए कि हम जब लेते हैं ना, एक स्प्रिंग हो या 10 स्प्रिंग, अगर वो सीरीज में लगे हुए हैं तो उनमें हम लोग स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट लेते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, तभी ये चीज़ आ पाएगा और तभी एसएचएम भी हो पाएगा। इसलिए हम लोग उसको कांस्टेंट लेना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग उसको कांस्टेंट लेते हैं, तो ये एफ नोट ही ले लेते हैं, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर इस टाइप से अगर आप समझ लिए तो अब हम लोग देखते हैं पैरेलल और रोलर का केस।
मान लेते हैं ना कि इस वाली स्प्रिंग्स को हमने इस टाइप से अटैच कर दिया है, इस टाइप से हम लोग अटैच कर दिए हैं बच्चों। एक स्प्रिंग ऐसा है, एक स्प्रिंग ऐसा है, और मान लेते हैं एक अटैच्ड ब्लॉक जो है इस टाइप का है, ठीक है, ये एम मास का है। ओके, इसको हमने एक्स डिस्टेंस इधर की तरफ धक्का दे दिया है, तो आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, ये भी खींच जाएगा, तो वही हमको खींच देना है। देखिए यहाँ पे ध्यान से, खींच गया, और ये भी थोड़ा सा, ये इसको भी हम लोग खींच देते हैं। तो यहाँ पे ये खींचने के बाद ये ब्लॉक यहाँ पे आ गया, ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा। यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में है बच्चों, है ना, इक्विलिब्रियम पोजीशन में, यहाँ पे भी ये इक्विलिब्रियम में ही था, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम में ही था, यहाँ पे भी वैसे ही है। यहाँ पे इसको अगर हमने खींच दिया तो इधर की तरफ इस पे फोर्स लग रहा होगा, और इसके इधर इधर की तरफ फोर्स लग रहा होगा। कौन सा फोर्स लग रहा होगा बच्चों, रीस्टोरिंग फोर्स जो बोलते हैं हम लोग। तो वो फोर्स कितना होगा, पहले तो देख लेते हैं, ये इधर की तरफ खींचा होगा एक्स डिस्टेंस, और ये भी इधर की तरफ खींचा होगा कितना डिस्टेंस, एक्स ही, क्योंकि भाई दोनों सेम दिख रहा है। यहाँ पे ऐसा नहीं देखना है कि ये वाली डिस्टेंस x1 खींच जाएगी, ये x2, भाई यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि दोनों सेम डिस्टेंस खींचा गया है, तो दोनों डिस्टेंस x और x ही होगा, ठीक है। तो लगने वाला फोर्स इधर की तरफ क्या होगा, एफ रीस्टोरिंग जो होगा, F1 का वैल्यू इधर की तरफ हो जाएगा माइनस का k इंटू, ये K1 था, ये K2 था, ये K1 और ये K2 बच्चों, है ना। तो इधर की डायरेक्शन में K1 इंटू x1 हो जाएगा बच्चों, इधर की डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, K2 इंटू x2 हो जाएगा। ये एम मास का था, कुछ करना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है। रीस्टोरिंग फोर्स आपने देख लिया, एफ रीस्टोरिंग क्या है, वो है दोनों स्प्रिंग की वजह से क्या हो जाएगा, माइनस का K1 इंटू x1 माइनस का K2 इंटू x2, और कुछ है, रीस्टोरिंग फोर्स तो यही नहीं, दोनों स्प्रिंग की वजह से। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि एफ रीस्टोरिंग का वैल्यू जो है माइनस का K1 प्लस K2 इंटू x1 x2 सेम है बच्चों, है ना, x1 x2 सेम है, हम दोनों अलग अलग लिख रहे हैं, ठीक है। ये x सेम है बच्चों, ये x सेम है। ये चीज़ अगर आपने देख लिया तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे SHM होगा, क्योंकि एफ रीस्टोरिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ x है। ओके, तो अब आपको समझ में आ गया क्या होता है, एफ रीस्टोरिंग का वैल्यू माइनस का k इंटू एक्स होता है, तो यहाँ पे k इक्विवेलेंट हम लोग लिख सकते हैं। तो अगर हम लोग रिलेट करना चाहें एफ रीस्टोरिंग माइनस का K1 प्लस K2 इंटू ऑफ क्या आ गया, x आया है पीछे, तो यहाँ पे k इक्विवेलेंट का वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा K1 प्लस K2 का, ठीक है। बहुत सिंपल तरीका से हमने बता दिया। दो स्प्रिंग था तो देख रहे हैं, ये कॉम्बिनेशन को हम लोग बोल देते हैं कि ये है यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये इसको बोल देते हैं हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना बच्चों, ये इसको कॉम्बिनेशन बोल देते हैं सीरीज वाला, ठीक है। और भी तरह का अरेंजमेंट हमको दे सकता है। मान लेते हैं कि आपको अरेंजमेंट इस टाइप का दे दिया है, इस टाइप का है, इस टाइप का सरफेसेज है, इस टाइप का सरफेसेज है, और आपको एक ब्लॉक यहाँ पे दे दिया है, इस टाइप का है, और यहाँ पे एक स्प्रिंग है, और यहाँ पे भी एक स्प्रिंग है। बोलिए ये सीरीज है या पैरेलल, सीरीज या फिर पैरेलल, कौन सा है बच्चों, बोलेंगे स्प्रिंग सीधा सीधा दिख रहा है, सीरीज 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 है, गलत है बच्चों, सीरीज नहीं है ये, ठीक है, सीरीज नहीं है भाई। पैरेलल और सीरीज को समझने का कंडीशन ये होता है कि अगर आपने किसी भी स्प्रिंग को कट कर दिया, कोई भी एक स्प्रिंग को आपने कट कर दिया, तो उसका सारा मोशन रुक जाता है, तो वो होता है सीरीज में। सीरीज में आप देख रहे हैं, सीरीज में अगर एक भी स्प्रिंग को हमने काट दिया तो इसका मोशन रुक जाएगा,
तो ये सीरीज में हो गया, कोई भी एक स्प्रिंग को काट सकते हैं। लेकिन पैरेलल में कोई भी एक को काट देंगे फिर भी मोशन होता रहेगा। किसी को काट दीजिए मोशन होता रहेगा, इसको काट दिए तो इसके कारण मोशन होता रहेगा, है ना बच्चों, इसके कारण मोशन होता रहेगा। तो ये हो गया पैरेलल में बच्चों, ना कि सीरीज में, ठीक है। किसी एक को काट दीजिए ना, काट देंगे तो क्या होगा, इसके इस स्प्रिंग की वजह से तो यहाँ पे SHM होएगा ही, तो इसका कारण ये पैरेलल में है। पैरेलल में मोशन कंटिन्यू रहता है स्प्रिंग काटने के बावजूद भी, ठीक है। सिंपल है यार, बहुत सिंपल है। अब हम चाहें तो ऐसे ऐसे बहुत सारे स्प्रिंग ले सकते हैं जो सीरीज में हो, पैरेलल में हो, है ना बच्चों, बहुत सारे ले सकते हैं। तो आपको मैं यही बताना चाहता हूँ। देखिए इफ एन स्प्रिंग्स आर इन सीरीज एंड पैरेलल, सीरीज एंड पैरेलल, बहुत सारे स्प्रिंग सीरीज और पैरेलल में आ गए। मान लेते हैं बच्चों, मान लेते हैं कि इस टाइप के बहुत स्प्रिंग हैं। इस टाइप से ये एक स्प्रिंग है, दूसरा ये स्प्रिंग है, तीसरा ये स्प्रिंग है, चौथा है, पांचवा है। इस टाइप से बट्टे हुए बहुत सारे बच्चों, है ना। यहाँ पे उसी टाइप का स्प्रिंग मान लेते हैं, एक हैं, दो हैं, तीन हैं, चार हैं, ऐसे ऐसे एन तक हैं, है ना। ये सारे ऐसे करके अटैच्ड हैं, ऐसा नहीं समझना है कि कहाँ है, ये सब अटैच्ड है। और इधर एक ब्लॉक से ऐसे करके अटैच्ड है, ठीक है, इस टाइप से मान लीजिए। और ये भी इस टाइप से इधर की तरफ अटैच्ड है। ये कंडीशन आपको पता ही है, यह है सीरीज का। ये कंडीशन आपको पता है, यह है पैरेलल का। हम क्या करने वाले हैं, इसका स्प्रिंग मान लेते हैं ये K1 है, ये K2 है, स्प्रिंग कांस्टेंट K3 है, K4 है। सेम थोड़ी देगा, कोई ज़रूरी थोड़ी है Kn तक है। यह K1, K2, K3, K4, Kn तक सेम थोड़ी देगा। तो सेम नहीं है तो यहाँ पे हम लोग 1/K इक्विवेलेंट लिखते हैं सीरीज के केस में, कि वो होता है 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3, ऐसे ही बढ़ाते जाइए 1/Kn तक, ठीक है। यहीं पे उसी का K इक्विवेलेंट कितना होता है, K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस डॉट 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 Kn तक होता है, ठीक है बच्चों, बिल्कुल आसान है। अब अगर हम चाहें तो अब अगर हम ऐसा भी केस ले लें, और या फिर all the springs having same spring constant है, तब क्या होगा। इस केस में क्या होगा बच्चों, सबका स्प्रिंग कांस्टेंट सेम है, तो मतलब 1/K इक्विवेलेंट का वैल्यू जो हो जाएगा 1/K प्लस 1/K प्लस 1/K, बढ़ाते चले जाइए 1/K तक। ये कितने टाइम्स है, n टाइम्स है, n टाइम्स है बच्चों, ठीक है, हम लिख दिए ऊपर की तरफ। तो 1/K इक्विवेलेंट का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं बच्चों, वो हो जाएगा 1/K इंटू n टाइम्स, तो n/K हो गया। यहाँ पे K इक्विवेलेंट का वैल्यू हमारे पास आ जाता है K/n, ठीक है, K/n आ जाता है बच्चों, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, अगर वैसा ही केस हम लोग अगर देख ले तो क्या होगा, ऑल स्प्रिंग हैव सेम स्प्रिंग कांस्टेंट, इस टाइप का आपको दे रखा है। तो इसके कारण क्या हो जाएगा, K इक्विवेलेंट का वैल्यू जो हो जाएगा K प्लस K प्लस K प्लस डॉट 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 K, कितना टाइम्स, n टाइम्स। सिंपल सी बात है। तो K इक्विवेलेंट का वैल्यू जो हो जाएगा हमारे पास K टाइम्स ऑफ n हो जाएगा। अरे सर बिल्कुल आसान है, आसानी है बच्चों, इसमें कोई भी हार्ड चीज़ नहीं है बच्चों, कोई भी हार्ड चीज़ नहीं है, ठीक है भाई। सीरीज पैरेलल का केस हम लोग समझ लिए, सीरीज पैरेलल में ऐसे ऐसे चीज़ें होगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब अगर हम आपको बताना चाहें एक केस लेकर, कौन सा केस लेकर, कि
मान लेते हैं कि हम लोग बच्चों अब कट कर रहे हैं, स्प्रिंग को कट कर रहे हैं मतलब कि काट रहे हैं भाई यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें चेंज हो जाती है, वो चीज़ आपको समझना पड़ेगा। कट कर रहे हैं, है ना, कटिंग ऑफ स्प्रिंग्स, ये भी केस इंपॉर्टेंट है, आ जाता है कभी कभी, है ना। मान लेते हैं हम आपके पास स्प्रिंग बच्चों एक इस टाइप का है, इसको हमने कट करना है। मान लेते हैं आपने कट किया, मान लेते हैं पहला केस ही मान लेते हैं कि आपने जो कट किया है वो इस ऐसे कट कर दिया है, दो हिस्सों में कट कर दिया है, एक को ऐसे कर दिया है, एक को ऐसे कर दिया है, दो हिस्सों में आपने कट कर दिया। इसका लेंथ मान लेते हैं कि एल था, सॉरी इसका लेंथ हम लोग क्या मान ले, एल ही मान लेते हैं। इसका लेंथ मान लेते हैं आपने कट कर दिया L1 लेंथ में, इसको आपने कट कर दिया L2 लेंथ में, मुझे नहीं पता है कौन सा लेंथ में, ठीक है। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K दे रखा था, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 बन गया, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 बन जाएगा, है ना, वो जो चेंज हो जाएगा ना। देखिए मैं जो बताया था पीछे उस पर गौर कीजिएगा, हमने जो बताया कि F इक्वल टू जो KX होता है, जो कि माइनस ऑफ KX भी हम लोग बोल देते हैं, तो ये वाली कांस्टेंट होती है, ये फोर्स का वैल्यू अगर कांस्टेंट हो जाए तो यहाँ पे माइनस का K ऑफ X आ जाएगा। तो देखा जाए तो 1/K का वैल्यू प्रोपोर्शनल टू X होता है। ये रीस्टोरिंग था, इसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। तो जैसे जैसे अगर आपने लेंथ को बढ़ा दिया, मतलब कि हो सकता है आपने स्प्रिंग के लेंथ को बढ़ा दिया, तो स्प्रिंग का लेंथ अगर स्प्रिंग बड़ा है हमारे पास तो वहाँ पे K का वैल्यू कम हो जाता है। लेकिन अगर आपने स्प्रिंग का लेंथ छोटा कर दिया, मतलब लेंथ उसका कम कर दिया, ये है ना, इस टाइप से है, ऐसे समझिए। स्प्रिंग कांस्टेंट है बच्चों, वो है डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इसका लेंथ, इस टाइप से अच्छे से समझ में आएगा। इस टाइप से समझिए कि अगर हमने लेंथ उसका कम कर दिया, जो स्प्रिंग लिए हैं उसको और कम छोटा स्प्रिंग कर दिया, काट काट के छोटा कर दिया, छोटा स्प्रिंग का क्या होता है ना कि स्प्रिंग कांस्टेंट ज़्यादा होता है, अगर ये छोटा है तो ये ज़्यादा होता है, तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ जाता है ना, और जनरली यही होता है। और हम ऐसे देखते भी हैं भाई अगर आपको पास बड़ा स्प्रिंग हो तो उसको दबाना ईजी होता है ना, लेंथ बड़ा है तो स्प्रिंग कांस्टेंट उसका छोटा हो जाता है, आसानी से दब जाता है। लेकिन उसी स्प्रिंग को काट के छोटा कर दीजिए, अब उसको आप दबाइए तो बहुत भार पड़ता है, तो फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ता है। मतलब अगर लेंथ छोटा कर दिया ना हमने तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू बढ़ गया, तो ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा कंप्रेस करने के लिए, ठीक है। तो यही मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि ये केस होता है अगर F का वैल्यू कांस्टेंट हो जाए तो, ठीक है। तो सिंपल सी केस हम आपको इसमें बताना चाहते हैं, क्या है वो कि अगर देखा जाए इफ वी apply force on every spring सेम फोर्स बच्चों, यहाँ पे सेम होगा, ठीक है, सेम फोर्स ऑन एवरी स्प्रिंग विच इज कांस्टेंट, विच इज कांस्टेंट मतलब कि हर एक पे बराबर बराबर ही फोर्स लगाना है। मान लेते इसको हमने इधर की डायरेक्शन में खींच दिया, इस स्प्रिंग को खींचना आसान है क्योंकि बड़ा लेंथ है ना भाई, इस डायरेक्शन में अगर खींच दिया तो ये अपनी अपनी डायरेक्शन में इस टाइप से अपनी तरफ स्प्रिंग फोर्स लगाएगा। वो स्प्रिंग फोर्स क्या होगा बच्चों, पहले वाला केस में जो स्प्रिंग फोर्स होगा, स्प्रिंग फोर्स क्या हो जाएगा, बहुत ईजी है। वो स्प्रिंग फोर्स हम मान लेते हैं कि F जो है वो हो जाएगा निगेटिव का K इंटू एक्स, ठीक है। नीचे वाला में अगर F1 फोर्स देखा जाए, अगर लगाएगा स्प्रिंग अपने तरफ खींचने के लिए तो वो हो जाएगा निगेटिव का K1 इंटू X1, F2 जो लगाएगा वो हो जाएगा निगेटिव का K2 इंटू X2। जनरली यही होगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। और हम मान रहे हैं कि हम सेम फोर्स ही लगा रहे हैं, ध्यान देना है, वैल्यू इसका इसका चेंज होगा, इसका चेंज होगा, इसका चेंज होगा, दोनों को चेंज करके भी हमको इसका वैल्यू कांस्टेंट रखना है, हम ले चुके हैं यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। अगर देखा जाए तो ये चीज़ मैं फिर से बता दूं कि ये कांस्टेंट फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स ही लगाया जा रहा है,
तो अब क्या करें बच्चों, अब क्या करें, अब तो बहुत आसान हो गया बच्चों, अब तो बहुत आसान हो गया। देखिए इसका मतलब k इंटू K1 × X1 का वैल्यू K2 × X2 के बराबर हो गया, वही कांस्टेंट फोर्स K × X के बराबर है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो K1 आएगा हमारे पास उसका कितना आएगा स्प्रिंग कांस्टेंट, तो उसका आ जाएगा K × X/X1, ठीक है। उसी तरीके से K2 का वैल्यू जो आ जाएगा K × X/X2। यही तो होता है फार्मूला, आपने पढ़ा भी होगा। सर नहीं पढ़े हैं, पढ़ लीजिए बच्चों, यहाँ पे तो है ही। आपको देखा जाए तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू क्या है सर, ये तो पता ही नहीं है, ये तो एक्सटेंशन था। मान लेते हैं एक चीज़ यहाँ पे और मान लीजिए आप, एक चीज़ और मान लीजिए, लेट द एक्सपांसन इन स्प्रिंग टू इट्स नेचुरल लेंथ, है ना। हम उसके नेचुरल लेंथ तक हम उसको स्ट्रेच कर रहे हैं। मान लेते हैं इसको स्ट्रेच हम कर दिए, एक्स तो ठीक है, एक्स स्ट्रेच कर रहे थे, हम उसको एल लेंथ तक स्ट्रेच कर दिए। एल इसका लेंथ था नेचुरल, लेकिन एल लेंथ और स्ट्रेच कर दी तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। यहाँ पे L1 इसका नेचुरल लेंथ है, इसको हमने स्ट्रेच कर दिया और L1 लेंथ, तो यहाँ पे X1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, L1। तो समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे उस टाइप से अगर हमने स्ट्रेच कर दिया तो कैसे हो जाएगा। तो इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे सिंपल सी बात बताना चाहें तो यहाँ पे K × L1 लिखना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। यहाँ पे L2 लिखना पड़ेगा, यहाँ पे L लिखना पड़ेगा। हम स्ट्रेच ही कर दिए, उतना कोई दिक्कत नहीं है, कर दीजिए, हमें क्या दिक्कत है। L1 हो जाएगा, ये L हो जाएगा और यहाँ पे ये L2 हो जाएगा, सिंपल। और आपको साफ साफ दिख रहा है बच्चों यहाँ पे कि ये जो यहाँ पे L1 लेंथ है, जो हम इसी को तो काटे हैं, इसी को तो काट दिए हैं, तो L1 लेंथ L2 लेंथ, L1 और L2 जोड़ेंगे तो L ही तो आएगा। हाँ यार, L1 + L2 जोड़ेंगे तो L ही तो आएगा, सिंपल। यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप लिखना चाहें तो L का वैल्यू क्या हो जाएगा, L1 + L2, तो L1 L1 कट जाएगा, प्लस L2/L1 हो जाएगा, इक्वल टू K इंटू, यहाँ पे अगर देखें तो L2 L2 कट जाएगा, तो L1/L2 + 1 हो जाएगा। इस टाइप से आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे K1 का वैल्यू इस टाइप से हो जाता है अगर आपने कट किया है। तो मैं तो कहूँगा डायरेक्टली आप ये चीज़ याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखें, ठीक है। ये चीज़ डायरेक्टली याद रखें, ये चीज़ डायरेक्टली याद रखें, क्योंकि यूज होता है बच्चों, है ना। इसको छोड़ दे, इसको याद नहीं करना है, इसको बस K1 = K टाइम्स L1 हो जाता है, ठीक है। रीजन आपको मैंने बता दिया, बहुत सिंपल है, कोई इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों, बहुत सिंपल है यार। इसी पे सवाल भी आते हैं, सवाल भी अगर आपको देखें तो इस टाइप का आपको दे दिया जाता है। ये सवाल है क्या, ये सवाल नहीं है बच्चों। ये हमने बोला था ना पीछे कि अगर देखा जाए हमने बोला था ना कि इसका सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट रहता है, एक जगह पे एकदम रुका रहता है सेम पोजीशन पे, और ये दोनों ब्लॉक ऐसे ऐसे होते हैं, वही केस है, वही बोला जा रहा है ना, वही बोला जा रहा है आपको। M1 M2 दो गो ब्लॉक है और कनेक्टेड बाय स्प्रिंग ऑफ अ नेचुरल लेंथ, स्प्रिंग कांस्टेंट K दे रखा है, लाइंग ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इनिशियली स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड बाय X0 एज शोन इन द फिगर। वही फिर इसके ऊपर टाइम पीरियड बताना होगा। सिंपल हो गया बच्चों, सिंपल हो गया। देखिए ये ऑलरेडी दबा के रखा है, ये पहले ऐसे होगा, यहाँ पे होगा, और ये पहले ये यहाँ पे होगा, ठीक है, इस टाइप से होगा। ये नेचुरल यहाँ पे है, लेकिन हम इसको यहाँ से ऐसे दबा कर ही बोल रहे हैं कि हम इसको ऐसे, तो हम इसको दबा के दे रहे हैं, आपको दबा के रखा है। अब इसको हम छोड़ देंगे तो यहाँ पे ये दोनों ब्लॉक ऐसे 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 मोशन होने लगेगा। हाँ सर, होने लगेगा, तो करवा दीजिए बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों वैसे वैसे मोशन करने लगेगा ना भाई, बिल्कुल आसानी से करने लगेगा। यहाँ पे ये ब्लॉक मान लेते हैं आ जाएगा, और ये यहाँ पे ब्लॉक आ जाएगा, ये इसका नेचुरल पोजीशन होगा, ये इसका नेचुरल होगा, नेचुरल पोजीशन तो यही होगा ना भाई, वो तो हम लोग उधर कर दिए हैं वैसे। तो उसके बाद फिर क्या होगा, ये दोनों इधर की तरफ, ये लाइन टेढ़ा क्यों हो गया भाई, ये जो है बच्चों, ये जो है यहाँ पे अपना लेंथ पे आएगा, और इसके बाद फिर अपने आप कंप्रेस होने लगेगा। ये इसका नेचुरल लेंथ, इसका मान लेते हैं इसका नेचुरल लेंथ L है, तो यहाँ से ये थोड़ा सा इधर इस डायरेक्शन में खिसकता है, और यहाँ से ये इस डायरेक्शन में खिसक जाता है, इस डायरेक्शन में खिसकता है। मान लेते हैं ना कि इसका कहीं पे M1 ये है, M2 ये है, तो हो सकता है कोई भारी हो कोई हल्का हो, तो मान लेते हैं इसका कहीं पे भी यहाँ पे मान लेते हैं इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, मान लेते हैं।
अब सेंटर में मानना कोई ज़रूरी नहीं, क्योंकि दोनों मास सेम नहीं है। यहाँ पे मान लिया, एक चीज़ इस क्वेश्चन में मान लिया जाता है कि सेंटर ऑफ मास एक जगह पे कांस्टेंट है, और कांस्टेंट इसलिए मान लिया जाता है ना क्योंकि आपने कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया है। यहाँ पे साफ साफ देखेंगे, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द सिस्टम। सिस्टम पे आपने कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगाया ही नहीं है, बाहर से कोई लगाया ही नहीं है, बस हमने ऐसा रखा था, इसको छोड़ दिया, ठीक है ना। तो बाहर से आपने कोई भी फोर्स नहीं लगाया। बच्चों बोलेंगे अरे सर ऐसे कंप्रेस कर रहे तो बाहर का फोर्स, वही बाहर का फोर्स इस स्प्रिंग का कंप्रेस करने में लगाया है, तो वही फोर्स यहाँ पे इसमें लग गया है, यह स्प्रिंग एनर्जी में चला गया है ना, स्प्रिंग में चला गया। तो बाहर से आपने कोई फोर्स नहीं लगाया, वो स्प्रिंग का ही है, तो वो स्प्रिंग का फोर्स के कारण वो ऐसे ऐसे ऑसिलेट हो रहा है, एसएचएम कर रहा है, ठीक है। बाहर से आपने ऐसा कुछ धक्का उक्का नहीं दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो इसी कारण यहाँ पे सेंटर ऑफ मास एक जगह पे रहेगा, और ये एक्चुअली में ऐसा होता भी है, ठीक है। सो सेंटर ऑफ मास विल एट सेम पोजीशन, वो वहीं पे रहेगा जहाँ पे पहले था। ये क्ल्यू है बनाने का, ठीक है। तो वहीं पे रहेगा, तो इसका मतलब यहाँ पे भी सेंटर ऑफ मास यहीं पे रहेगा, बिल्कुल बच्चों। मान लेते हैं ना, हमको आसानी क्या होती है, आसानी क्या होती है, आसानी होती है कि मान लेते हैं कि यहाँ से ये डिस्टेंस कितना चल लिया होगा, मान लेते हैं कि L1 चल लिया, यहाँ से मान लेते हैं डिस्टेंस ये L2 चल लिया, ठीक है। ये x1 x2 यहाँ पे हो रहा होगा, हम मान रहे हैं, क्योंकि ऑसिलेशन तो ये नेचुरल लेंथ पे ही हो रहा होगा, नेचुरल पोजीशन यहाँ पे है, तो इसी के अबाउट ऐसे ऐसे ये हो रहा होगा, इसी के अबाउट, इसी पॉइंट के अबाउट ऐसे ऐसे हो रहा होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम यहाँ से लेंथ ले लिए, इसको L1 ले लिए, यहाँ से लेंथ, कोई दिक्कत नहीं है, ले सकते हैं, ये बस मानने का तरीका, लास्ट में तो कट ही जाता है, लेंथ कहीं से भी ले सकते हैं। अब क्या करें, अब तो बहुत सिंपल हो गया ना बच्चों। अगर आप चाहें तो यहाँ पे L2 डिस्टेंस लिख सकते हैं, कितना होगा L2 डिस्टेंस, सेंटर ऑफ मास में पढ़ाया था मैंने आपको, सॉरी, सेंटर ऑफ मास में हमने बताया था ना बच्चों कि यहाँ पे अगर ये वाली सेंटर ऑफ मास से किसी मास का डिस्टेंस पता करना है, दूसरे का मास इंटू टोटल लेंथ डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, अरे हाँ सर याद आया, बहुत आसानी से प्रूफ हो जाता था। दूसरे का मास इंटू टोटल लेंथ डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, L1 लेंथ जो होता है वो दूसरे का मास m1 इंटू L डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, बहुत सिंपल है बच्चों, बहुत सिंपल। L1 इंटू निकाल लिया, तो अब तो हो गया ना भाई, कैसे हो गया सर, L1 इंटू निकाल लिया तो, क्योंकि मैं क्या बताने वाला हूँ, टाइम पीरियड जो निकालना है हमको, वो हो जाता है 2 पाई अंडर रूट में m/k। अगर देखा जाए तो ये पॉइंट कांस्टेंट है, तो हम इस पॉइंट के अबाउट इसका एसएचएम नहीं मान सकते हैं, ये छोड़ दीजिए इधर का केस, ये पॉइंट कांस्टेंट है, तो पॉइंट को कांस्टेंट मान के हम बना सकते हैं। ये कांस्टेंट है तो ये मान लेते हैं फिक्स्ड है, तो फिक्स्ड है तो ये ब्लॉक किसके, इस पॉइंट के अबाउट मोशन कर रहा है, ऐसे 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 एसएचएम कर रहा है, तो इसका हम लोग निकाल लेते हैं अबाउट सेंटर ऑफ मास। अबाउट सेंटर ऑफ मास जो होगा m1 का एसएचएम ऑफ m1 क्या हो जाएगा बच्चों, टाइम पीरियड का वैल्यू 2 पाई अंडर रूट में m1 मोशन कर रहा है अपॉन k1 मान लेते हैं ना। देखिए पूरा इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k आपको दे रखा है, ये पूरा स्प्रिंग कांस्टेंट k दे रखा है। अब हम इस पॉइंट को कांस्टेंट मान लिए हैं, तो हम इसके अबाउट देख रहे हैं, तो इसका k कुछ और होगा, k पूरा का k है, लेकिन यहाँ पर k कुछ और हो जाएगा ना भाई, तो इसको हम लोग k1 मान लेते हैं, तो यहाँ पे k1 लिखना पड़ेगा। k1 कितना होगा, मैंने अभी बताया है निकालना, कैसे निकालते हैं, हाँ सर याद बताए हैं। k1 का वैल्यू क्या होगा बच्चों, मान लेते हैं k इंटू पूरा का लेंथ अपॉन L1 हो जाएगा, यही तो हमने बताया अभी, तो वैसे ही कर दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं। k इंटू पूरा लेंथ L है अपॉन L1, तो यही तो है बच्चों, यही तो होता है, यही तो मैंने अभी बताया, तो मैं और क्यों लिख रहा हूँ। तो हमको यहाँ पे k इंटू L अपॉन L1 का वैल्यू चाहिए, ठीक है। ये कैसे निकाले बच्चों, ये कैसे निकाला जा सकता है, लेकिन यहाँ पे हमको जो वैल्यू आएगा वो L1 L2 का हम लोग रेशियो निकाल सकते हैं, तो इसको हम लोग ऐसे भी बदल के दिखाए थे आपको, याद कीजिए, k इंटू 1 प्लस L2 अपॉन L1 भी हमने करके दिखाया था, ये भी तो हो सकता है ना। तो यहाँ पे अगर हम इन दोनों का रेशियो ले लें तो कितना हो जाएगा बच्चों, L1 अपॉन L2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए कट जाएगा तो m1 अपॉन m2 आ जाएगा, सही, m1 अपॉन m2 आ जाएगा,
इसी का रेशियो आ गया है, तो इसी को यहाँ पे पुट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, के इंटू वन प्लस M2 अपॉन M1 हो जाएगा ना, M2 अपॉन M1। K1 का वैल्यू आ गया, तो K1 का वैल्यू आ गया तो भाई रख दीजिए यहाँ पे अंडर रूट में M1। K1 का वैल्यू क्या है बच्चों, K इंटू वन प्लस M2 अपॉन M1। कुछ देखा देखा नहीं लग रहा है, अरे आ गया देखा देखा लग रहा है सर। देखिए क्या होगा, M1 M2 ऊपर चला जाएगा। एक सेकंड में क्या कर दिया बच्चों, यहाँ पे L1 था ना, L2 आ गया, ठीक है। L1 L2 हमने अलग मान लिया है। एक सेकंड, आप देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दिया बच्चों, आप लोग बताया कीजिए क्या मिस्टेक किया मैंने। हमने L1 इसको मान रहे हैं और L2 लिख दिए हैं, ऐसा थोड़ी होता है। ये L1 ही है ना, ये L1 ही है और ये L2 ही है। तो यहाँ पे L2 आप निकाल रहे हैं, यहाँ पे ये L1 निकाल रहे हैं, L1 निकाल रहे हैं तो दूसरे का मास M2, ठीक है अब सही है। तो L1 अपॉन L2 का वैल्यू जो आएगा आपके पास वो M2 अपॉन M1 आएगा ना भाई। थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है बच्चों, सॉरी। तो ये M1 अपॉन M2 हो जाएगा, हो जाता है बच्चों, हो जाता है, क्या करें, उम्र हो गई सर, उम्र हो गई आपकी। अरे नहीं बच्चों, उम्र नहीं हुई है अभी। तो ऊपर हो जाएगा M1 M2 डिवाइडेड बाई K टाइम्स ऑफ M1 प्लस M2। ये और कुछ नहीं, आगे ले चलता हूँ। टाइम पीरियड का वैल्यू क्या आया है, 2 पाई अंडर रूट में M1 M2 डिवाइडेड बाई K इंटू M1 प्लस M2, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास आ रखा है। तो यहाँ पर टाइम पीरियड का वैल्यू और कुछ नहीं, 2 पाई अंडर रूट में M1 M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 डिवाइडेड बाई K है। तो ये और कुछ नहीं, वही तो है 2 पाई अंडर रूट में म्यू अपॉन K। और यही तो म्यू का वैल्यू मैंने वहाँ पे बताया था बच्चों पीछे, M1 M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। यही तो रिड्यूस्ड मास था। हाँ सर याद तो आ गया, सिंपल। तो ये हमने किसके लिए निकाल लिया, इसको मान के M1 को मान के कि M1 SHM कर रहा होगा, तो उसी प्रकार से सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है तो M2 का भी SHM करके हम निकाल सकते हैं। तो निकाल लीजिए ना, फॉर M2 सेम ही आएगा। फॉर M2 टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट में M2 के लिए M2 अपॉन K2 हो जाएगा। 2 पाई अंडर रूट में M2, K2 का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, K इंटू वन प्लस K2 के लिए क्या हो जाएगा, K2 के लिए छोटू बताइए, छोटू L1 अपॉन L2 हो जाएगा। तो M2 अपॉन M1 हो जाएगा, सिंपल। तो दिख रहा है साफ साफ हमको यहाँ पे, M1 M2 ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा K टाइम्स ऑफ M1 प्लस M2, सिंपल। तो ये हमने बना लिया बच्चों। यहाँ पे टाइम पीरियड यहाँ पे भी हो जाएगा, यहीं पे होएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों ऐसे ऐसे मोशन होंगे, ऐसे 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 ऐसे, है ना, सेंटर ऑफ मास वहीं पे है और ये दोनों ऐसे ऐसे हो रहे हैं, ठीक है। बहुत आसान है, चीज़ों को समझिएगा तो बहुत आसान ही लगेगा आपको, ठीक है। एक और तरीके से बनाया जा सकता है, अब मैं बताने वाला नहीं हूँ क्योंकि बहुत टाइम हो जाएगा। मान लेते हैं ना, यहाँ पे कभी कभी ऐसे भी लोग बना देते हैं कि इसको अगर रेस्ट पे मान लिया, इसको ही रेस्ट पे मान लिया, इसको ही रेस्ट पे मान लिया, तो ये मोशन करेगा। और यहाँ पे जो L2 डिस्टेंस इधर जा रहा है, L2 को उस टाइम पे L2 लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा। X2 को हम जो इधर एक्सटेंशन मान रहे हैं वो इधर मान लेंगे, तो X1 प्लस X2 ये मोशन करेगा, है ना। उस टाइप से हम लोग करते हैं तो आंसर आ जाता है। वैसे भी आता है, और भी तरीके बनाने का, उतना हमको जाने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा तरीकों देखिएगा तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि सिस्टम ऑन इक्विलिब्रियम एट रेस्ट, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, चीज़ें रेस्ट पे है। M1 मास इज रिमूव फ्रॉम M2, वो दिख रहा है हमको फिगर में। टाइम पीरियड और एम्पलीट्यूड बताना है रिजल्टेंट मोशन का। बहुत सिंपल सा सवाल है बच्चों, आप कर सकते हैं। इक्विलिब्रियम रेस्ट पे ये सिस्टम दे रखा है, ये रेस्ट पे है और इक्विलिब्रियम में भी है। बोला जा रहा है कि जेंटली, धीरे से आप इस ऑब्जेक्ट को इधर खींच दिए, ये क्या होगा, अब हल्का हो जाएगा। तो ये ऐसे 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 जंप करेगा, बिल्कुल करेगा। कहाँ पे मेन पोजीशन क्या होगा, चलिए देख लेते हैं। इस डायरेक्शन में ये ऐसे बनाया हुआ है। जैसे ही उसको अगर हम हटा दिए तो क्या होगा, ये ऊपर उठेगा भाई। ऊपर उठ के मान लेते हैं ये यहाँ पे आ गया, M2 यहाँ पे आ गया, इसको हटा दिया। मान लेते हैं ना स्प्रिंग का खुद का नेचुरल लेंथ कुछ यहाँ पे होगा, खुद का नेचुरल लेंथ।
स्प्रिंग नेचुरल लेंथ यहाँ पे होगा मान लेते हैं, ठीक है। इसको हटा दिया तो यहाँ पे ये ऊपर की तरफ उठ गया, मान लेते हैं कुछ डिस्टेंस ये ऊपर की तरफ उठा होगा, हमको नहीं पता, मान लेते हैं। ओके ओके, लेकिन एक बात है, अगर ये यहाँ पे रखा हुआ था तो ये मैक्सिमम स्ट्रेच था, मैक्सिमम स्ट्रेच था, मतलब ये मैक्सिमम अपनी लेंथ पे था, तो हमें एम्पलीट्यूड निकालने में आसानी होगी, क्योंकि एम्पलीट्यूड क्या होता है, मीन पोजीशन से मैक्सिमम उसका डिस्टेंस ही तो होता है। ये मैक्सिमम दूरी पे ही तो था बच्चों, मैक्सिमम स्ट्रेच था, तो अगर मीन पोजीशन निकालना है तो वहाँ से ये दूरी हमको पता चल जाएगा, तो हो जाएगा, चीज़ें हो जाएगी। तो हम मान लेते हैं कि यही इसका मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन यही है बच्चों, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो मीन पोजीशन यहाँ है, तो मान लेते हैं ये ऐसे एसएचएम कर रहा होगा, इस पॉइंट पे है, नीचे जा रहा होगा, फिर ऊपर जा रहा होगा, नीचे जा रहा होगा, फिर इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ पे ये इधर तक जा रहा होगा, इधर यहाँ पे ये इधर तक आ रहा होगा, लेकिन ये भी गलत है मानना जो मैंने यहाँ पे मान लिया है ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है हमको मैक्सिमम स्ट्रेच्ड यहाँ तक हुआ है, ठीक है, यहाँ तक हुआ है, तो ये मीन है, तो इसके अबाउट होगा, तो ये ऐसे ऐसे करेगा मोशन, है ना, ऐसे ऐसे करेगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और देखना चाहते हैं हम लोग कि ये अगर इक्विलिब्रियम पे था, इक्विलिब्रियम पे है, तो यहाँ पे m1 प्लस m2 इंटू जी नीचे की तरफ लग रहा है, और वही यहाँ पे k इंटू एक्स के बराबर होगा, जो स्ट्रेच डिस्टेंस होगा, ठीक है। यहाँ पे ये नेचुरल था, तो यहाँ से ये डिस्टेंस स्ट्रेच्ड होगा ना इसका, यहाँ से ये डिस्टेंस स्ट्रेच्ड होगा x, यहाँ पे x का वैल्यू आ गया m1 प्लस m2 इंटू जी डिवाइडेड बाई k, ठीक है। हम मीन ये मान लिए हैं, तो अगर हम ये एक्सट्रीम ये है, एक्सट्रीम यही तो है, तो ये डिस्टेंस मान ले, तो यही तो एम्पलीट्यूड हो जाएगा, हाँ यार हो जाएगा। तो हमको ये डिस्टेंस पता करना होगा, ये कितना होगा आखिरकार। यहाँ पे भी ये अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, अगर ये इक्विलिब्रियम पे है, तो m2 इंटू जी नीचे लग रहा होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा m2 इंटू जी इक्वल टू ऊपर की तरफ k इंटू एक्स नोट मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स नोट का वैल्यू जो आ जाएगा आपके पास, वो आ जाएगा m2 इंटू जी डिवाइडेड बाई k हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपने निकाल लिया कि एक्स नोट डिस्टेंस इतना होगा ऊपर से, है ना, नेचुरल यहाँ पे है, यहाँ से इतना मान लेते हैं, नेचुरल यहाँ से इतना मान लेते हैं बच्चों, क्योंकि ये मीन है, तो ये एक्स नोट डिस्टेंस यहाँ पे है, तो ये एक्स नोट यही तो होगा, क्योंकि ये मीन है, तो इसी के अबाउट तो ऐसे ऐसे एसएचएम हो रहा होगा, एसएचएम, तो ये एक्स नोट ही तो है, ठीक है। जिस तरीक़े से भाई यहाँ पे एक्स माने हैं ना ये वाली, उसी तरीक़े से यहाँ पे हटाने के बाद भी तो ये एक्स ही बनेगा, एक्स नोट ही बनेगा। कुछ समझ में आ रहा है बच्चों, ये पूरा मास था तो यहाँ पे ये एक्स मान लिया था यहाँ से स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ से, तो उसी तरीक़े से अगर इसको हटा दिया तो इसके लिए भी तो एक ये डिस्टेंस बचेगा, तो ये कितना डिस्टेंस बचेगा ये, और अगर हम ये पूरा डिस्टेंस में से ये वाला डिस्टेंस हटा दिए तो ये एक्सट्रीम था और ये मीन है, तो इनके बीच का जो दूरी होता है वही तो एम्पलीट्यूड होता है, हाँ, तो यही तो एम्पलीट्यूड होता है बच्चों। तो हमने यहाँ से एम्पलीट्यूड निकाल लेंगे, जो कि क्या हो जाएगा एक्स माइनस ऑफ एक्स नोट, साफ साफ दिख रहा है m1 प्लस m2 इंटू जी डिवाइडेड बाई k माइनस का m2 इंटू जी डिवाइडेड बाई k, सिंपल। तो यहाँ पे m1 इंटू जी डिवाइडेड बाई k आंसर हो जाएगा, तो एम्पलीट्यूड आ गया। टाइम पीरियड क्या होगा 2 पाई अंडर रूट में, भाई टाइम पीरियड में हमको दिख रहा है कि बस यही मोशन कर रहा है, हम तो इसको हटा दिए हैं, तो मोशन कौन कर रहा है m2 सॉरी 2 पाई अंडर रूट में m बाई m2 बाई k हो जाएगा, तो स्प्रिंग कांस्टेंट तो k ही है इसका, आ गया, दोनों चीज़ आ गया। बहुत सिंपल है बच्चों, बहुत सिंपल है, चीज़ों को करना आना चाहिए बस, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है बच्चों, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आ जाता है कभी कभी ये चीज़ आ जाती है कि अगर स्प्रिंग और ब्लॉक अटैच्ड हो, है ना, स्प्रिंग और ब्लॉक अटैच्ड हो, तो वहाँ पे कैसे एसएचएम होगा। मैं कैसा सवाल बोल रहा हूँ, इस टाइप का सवाल, आपको एग्जांपल से समझ में आएगा, वो सब थ्योरी का चीज़ नहीं है, ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ से ये एक ऐसे पुली है, पुली से ऐसे करके एक अटैच्ड है स्प्रिंग, ठीक है, और इधर एक ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है एम मास का, आपको इसी से समझ में आएगा। नीचे की तरफ ये mg लग रहा है, ये इक्विलिब्रियम पे है, इक्विलिब्रियम पे है, मान लेते हैं, हाँ मान लेते हैं इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है।
ऊपर की तरफ इस पर टेंशन लग रहा होगा बच्चों, ठीक है भाई, यही टेंशन टेंशन यहाँ पे आ रहा होगा, यही टेंशन यहाँ पे लग रहा होगा, यही टेंशन यहाँ पे लग रहा होगा, ठीक है। हम इसको अगर सोल्व करना चाह रहे हैं, अगर आपको बताना है कि टाइम पीरियड क्या होगा यहाँ पे ब्लॉक का, तो आप साफ साफ जल्दी से बोल देंगे कि टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट में एम बाई के हो जाएगा सर, ठीक है। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे अगर हमको टाइम पीरियड निकालना है तो 2 पाई अंडर रूट में एम बाई के तो हम लोग बोल देते हैं जनरली, लेकिन अगर यहाँ पे और भी स्प्रिंग्स ला देना बच्चों तो आपको दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वही चीज़ आएगा, 2 पाई अंडर रूट में एम बाई के आ जाएगा, ठीक है, हम उल्ला भी देते हैं। लेकिन आगे वाली अगर कुछ कुछ सवाल देंगे ना तो वहाँ पे आपको दिक्कत होने लगेगा, तो हम यहाँ पे पहले आपको बना कर बताते हैं, ठीक है, बना कर बताते हैं। इक्विलिब्रियम पे ऐसे था, ठीक है, इक्विलिब्रियम पे ऐसे था। अगर हम थोड़ा सा इसको स्ट्रेच कर देते हैं, देख लीजिए इस टाइप से, क्योंकि आपको टाइम पीरियड निकालना है तो थोड़ा सा उसको स्ट्रेचिंग करना होगा। देख रहा है पूरा स्ट्रेच हो गया स्प्रिंग, और ये यहाँ पे थोड़ा डिस्टेंस नीचे आ गया है एम ब्लॉक, नीचे ही सटा देना है क्या, नहीं नहीं यहाँ पे एम आ गया नीचे, देख सकते हैं ये इनिशियली यहाँ पे था बच्चों, और यहाँ से हम लोग इसको एक्स डिस्टेंस नीचे की तरफ खींच दिए हैं, उसी के कारण एस एच एम होगा। अब जब अगर हम खींच दिए हैं तो ये ऊपर की तरफ ऐसे खींच गया होगा, ये नीचे की तरफ एक्स डिस्टेंस खींच गया है। अब क्या होगा, अब हम देख सकते हैं यहाँ पे बच्चों के ऊपर इस पे अगर टेंशन टी लग रहा है, यहाँ पे टेंशन टी लग रहा है, तो ये भी एक्स डिस्टेंस खींच गया होगा, बिल्कुल लिख सकते हैं। नाउ अगर देखा जाए यहाँ पे तो ठीक है, यहाँ पे टेंशन यहाँ पे क्या इक्वेट कर रहा था, एम जी को इक्वेट कर रहा था, कोई दिक्कत नहीं था यहाँ पे, ठीक है। तो स्प्रिंग अपने तरफ जो ये फोर्स लगा रहा होगा ना बच्चों, क्योंकि ये खींचा गया है तो अपने तरफ जो ये फोर्स लगा रहा होगा, स्प्रिंग फोर्स एफ एस स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा, वो होगा अपने तरफ माइनस का के इंटू एक्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ रहे हैं ना आप, अपने तरफ ये फोर्स लगा रहा होगा। तो यही वाली स्प्रिंग का फोर्स जो लग रहा है, यही यहाँ पे टेंशन का काम कर रहा होगा, यहाँ पे टेंशन का काम कर रहा है, यहाँ पे ये स्प्रिंग फोर्स का काम कर रहा था, ठीक है। तो वही टेंशन यहाँ पे आ गया, तो वही टेंशन जब हम यहाँ पे देख रहे हैं, वही टेंशन यहाँ पे है, वही टेंशन यहाँ पे है। अगर यहाँ पे ये मान लेते हैं यहाँ से एक्स डिस्टेंस नीचे आया है, हो सकता है इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन कहीं पे ऊपर हो सकता है इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन कहीं पे ऊपर हो, इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन मान लेते हैं यहाँ पे हो, सॉरी इक्विलिब्रियम नहीं, नेचुरल बोलते हैं इसको, नेचुरल पोजीशन यहीं पे हो सकता है बच्चों ना, क्योंकि ब्लॉक हटा देते तो पीछे बताया था मैंने कि नेचुरल कहीं और पे होता है, ब्लॉक लटका देते तो इक्विलिब्रियम कहीं पे और आ जाता है। तो यहाँ से ऑलरेडी ये खींचा हुआ डिस्टेंस इसका जो होगा वो मान लेते हैं कि एक्स नोट होगा, तो इसी कारण तो हम लोग यहाँ पे लिखते थे टेंशन, पीछे भी यही बताया मैंने, के इंटू एक्स नोट का वैल्यू एम इंटू जी के बराबर आ जाता था, हाँ सर याद आ गया है ना बच्चों। तो यहाँ पे के इंटू एक्स नोट जो खींचा हुआ लेंथ है यहाँ पे वो बस एक्स नहीं है, वो बस एक्स नहीं, एक्स तो यहाँ से है, लेकिन अगर नेचुरल से हम देखें तो यहाँ पे ऑलरेडी एक्स नोट और भी था, तो हम यहाँ पे अगर लिखना चाहें माइनस का के इंटू एक्स प्लस माइनस का के इंटू एक्स नोट, ठीक है, लिख सकते हैं सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो टेंशन फोर्स आ रहा है वो माइनस का के कांस्टेंट आ जाएगा इंटू में एक्स प्लस का एक्स नोट आ जाएगा, हाँ बच्चों ठीक है आ जाएगा। वही बात फिर से कि अगर हम ये जो डिस्टेंस नीचे की तरफ खींचे, ये हमको निकालना है कि ये कौन कितना फोर्स लगा रहा होगा, तो ओवरऑल अगर यहाँ से देखें तो ये पूरा में से ये वाली चीज़ अगर हम हटा दें तो ये डिस्टेंस हमको निकल जाएगा, तो वही चीज़ पीछे वाली चीज़ ही है। तो एफ जो लग रहा होगा यहाँ पे वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ये यहाँ पे मान लेते हैं टी नोट है, तो पूरा टी माइनस टी नोट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा, कर सकते हैं आप लोग, माइनस का के इंटू एक्स प्लस एक्स नॉट माइनस प्लस हो जाएगा, अरे यार ये माइनस में ही होता है, टी नोट का वैल्यू माइनस का के इंटू एक्स नोट ही होता है, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है ना बच्चों। तो ये प्लस हो जाएगा के इंटू एक्स नोट कट जाएगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं एफ का वैल्यू जो आ रहा है माइनस का के इंटू एक्स के बराबर आ रहा है, हाँ सर आ रहा है, कुछ नहीं करना है, फिर तो पता चल ही गया हमें, फिर तो पता चल गया कि एफ का वैल्यू जो है वो प्रोपोर्शनल टू एक्स ऑफ है, तो एस एच एम होगा, तो हमको पता है टाइम पीरियड उसका 2 पाई अंडर रूट में, क्योंकि के का वैल्यू चेंज नहीं हुआ तो के वही रह गया, मास तो वही है, सिंपल, तो आंसर आ गया 2 पाई अंडर रूट में के बाई एम बाई के, सॉरी मैं गलत लिख रहा हूँ,
ये चीज़ आप भी कभी कभी गलत कर देते हैं, वो तो एग्जाम में के ऊपर एम नीचे, ऐसा नहीं करना है, ध्यान रखना है एम ऊपर आता है के नीचे आता है। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ आ गया सर, ये तो हमको पता भी था, इसमें क्या ही बता दिया आपने, इतना कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं था, हमें तो डायरेक्टली पता था। ओके बच्चों, आपको डायरेक्टली पता था, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ आगे सवाल मैं दूंगा अभी, तो आपको लगेगा कि डायरेक्ट एम बाई के कर रहे हैं तो आ नहीं रहा है आंसर, है ना। डायरेक्ट एम बाई के करेंगे तो आंसर आएगा नहीं वहाँ पे, क्योंकि मल्टीपल स्प्रिंग्स हो जाएंगे। चलिए आपको केस लेके बताते हैं, क्योंकि देखिए बच्चों ऐसे बार बार करना बहुत ज़्यादा, ये सब देख रहे हैं, ये सब करना बहुत ज़्यादा एग्जाम में टाइम नहीं होता है, तो इतना करने की टाइम भी नहीं होगा अगर आ गया सवाल तो डायरेक्ट एक फार्मूला टाइप हम देख लेते हैं, फार्मूला टाइप देख लेते हैं बच्चों, इस टाइप से रहेगा। इस टाइप से है, एक सेकंड में आपको करके ही दिखाता हूँ। देखिए इस टाइप से अगर ये स्प्रिंग दे रही है ठीक है, दे रही है, और ये इस टाइप का अगर पुली है और ये आपको ऐसे दे रिया है, बोल दिया यहाँ से अगर एम ब्लॉक लटका हुआ है और यहाँ पे ये ऐसे करके फिक्स्ड है, तो अब बताइए यहाँ पे टाइम पीरियड क्या होगा। बता पाएंगे आप बच्चों, बता पाएंगे कि अब यहाँ पे टाइम पीरियड क्या होगा। मल्टीपल स्प्रिंग्स आ गए हैं, यहाँ पे ये अगर एक्स डिस्टेंस यहाँ खींचते हैं, ये एक्स यहाँ पे खींचेगा, यहाँ पे टेंशन टी होगा, यहाँ पे टेंशन टी होगा, यहाँ पे टेंशन 2t हो जाएगा, यहाँ पे 2t हो जाएगा, तो यहाँ पे जितना डिस्टेंस यहाँ खींचेंगे इसका 2 टाइम्स यहाँ पे खींचा जाएगा। तो मल्टीपल चीज़ें यहाँ पे होगी ना, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि एग्जाम में कन्फ्यूजन तो होती ही है भाई। तो यहाँ पे बार बार देखेंगे तो वहाँ पे 2t का टर्म आएगा, फिर वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कुछ और ही होगा, तो बच्चों चेंज हो जाता है तो हमें दिक्कत हो जाएगा, है ना। अगर चेंज हो जाए तो हमें दिक्कत हो जाएगा, तो कैसे करें भाई। तो इसी चीज़ को करने के लिए आप एक तरीके से कर सकते हैं, वो तरीका मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, जो आपको पीछे वाली केस लेकर बताया था ना, ऐसे केस लेकर बता देता हूँ। नहीं, बड़ा स्प्रिंग लेने की ज़रूरत नहीं है, इस टाइप से है ना बच्चों, एम मास का है, दिया है आपको ये स्प्रिंग कांस्टेंट के है, इसको वही फिर एक्स डिस्टेंस नीचे खींच दिया जाता है, तो वही चीज़ें होंगी जो कि मैंने पीछे बताया। लेकिन अगर ऐसा केस है तो हम एक जनरल केस भी लेकर वहाँ पे सोल्व करें, और वहाँ पे डायरेक्ट एक फार्मूला आ जाता है जो आपको मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पे एक चीज़ मैं कंसिडर करूँगा, वर्क डन इन एक्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक इज इक्वल टू वर्क डन बाय स्प्रिंग। वही तो होगा जितना, अगर यार हम यहाँ पे इसको खींचेंगे इस डायरेक्शन में, अगर इसको हमने खींच दिया है एक्स डिस्टेंस, तो स्प्रिंग वैसे ही खींचेगा, है ना बच्चों, स्प्रिंग वैसे ही तो खींचेगा यहाँ पे, बिल्कुल। तो वही तो यहाँ पे काम होगा, ये स्प्रिंग हम इस डायरेक्शन में, क्योंकि पीछे वाले सवाल में हम स्प्रिंग इधर लिए थे, एक सेकंड बच्चों, स्प्रिंग हम इधर लिए थे ना, तो इधर ही ले लेते हैं, क्यों इतना कन्फ्यूजन क्रिएट करना है। ठीक है, स्प्रिंग इधर ले लिया, ये स्प्रिंग कॉन्स्टेंट इधर इसका के है, तो इधर अगर इसको हमने एक्स डिस्टेंस खींच दिया है तो ये भी ऊपर की तरफ ये एक्स डिस्टेंस खींच जाता है ना। तो वर्क डन जो डिस्प्लेसमेंट एक्स में होगा ब्लॉक को करने में, वही वर्क डन यहाँ पे लगेगा। तो यहाँ पे जो ये टेंशन लगता है, टी यहाँ पे टेंशन टी, यहाँ पे टेंशन टी, ठीक है, इस टाइप का होता है। तो हम यहाँ पे इसको टेंशन टी वाले को टेंशन इन ब्लॉक बोल देते हैं, टी भी बोल देते हैं, है ना, टी भी होता है टेंशन इन ब्लॉक, टेंशन इन ब्लॉक। अब ब्लॉक में कोई ऐसा टेंशन नहीं है, ये जो रस्सी अटैच है ना ब्लॉक से, उसी को लिए हम ये बोल देते हैं, ठीक है। और कहीं पे टी एस बोलूँगा तो इसका मतलब होता है टेंशन इन स्प्रिंग, ठीक है, बहुत आसान है बच्चों, ठीक है। तो वर्क डन एक्स डिस्प्लेसमेंट में कितना होगा, नीचे की तरफ हमने फोर्स लगाया होगा कुछ, है ना, तो एफ जो ब्लॉक में लगाया है इंटू जो इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है एक्स ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वर्क डन इन स्प्रिंग, इधर ही लिख देते हैं, एक्स भी था इक्वल टू वर्क डन बाय स्प्रिंग, स्प्रिंग कितना वर्क डन किया, तो वो भी मान लेते हैं कि क्या कर रहा होगा, फोर्स लगा रहा होगा भाई, लेकिन वहाँ पे टेंशन फोर्स लगा था, ठीक है, स्प्रिंग के द्वारा इनटू जो एक्स डिस्प्लेसमेंट चला होगा स्प्रिंग, यही तो होगा। तो ये जो
फोर्स जो हम ले रहे हैं ना उसको हमको टेंशन ले लेते हैं, टेंशन के बराबर ले लेते हैं। भाई ये जो फोर्स हम लोग लगा रहे हैं, जो वर्क डन हो रहा है इस ब्लॉक को एक्स डिस्प्लेसमेंट कराने में, तो वो टेंशन ही तो कर रहा है, टेंशन ऊपर की तरफ लग रहा है। हाँ सर सही बोल रहे हैं आप, एक्स नीचे जा रहा है, टेंशन ऊपर लग रहा है, तो इसके वजह से यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे भी ये नेगेटिव आ जाएगा, ये स्ट्रेच हो जा रहा है ऊपर और अपने की तरफ फोर्स लगाता है टेंशन, है ना, स्प्रिंग अपने तरफ फोर्स लगाता है और स्ट्रेच ऊपर की तरफ हो रहा है। हाँ सर, तो दोनों तरफ नेगेटिव नेगेटिव आएगा, कोई बात नहीं वो कट जाएगा। और यहाँ पे हम टेंशन लिख सकते हैं, टेंशन लिख सकते हैं, ठीक है, ये मैं बोलने वाला था। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। एक चीज़ आपको समझ में आ गया? ठीक है भाई, समझ में आ गया। अब देखते हैं, अगर स्प्रिंग है तो स्प्रिंग में अगर हम लोग हुक्स लॉ पढ़े ना, हुक्स लॉ नहीं पढ़े? अरे पढ़े हैं बच्चों आप लोग। हुक्स लॉ क्या बोलता है? जो टेंशन इन स्प्रिंग होता है, मतलब वही रीस्टोरिंग फोर्स इन स्प्रिंग जो भी होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू जो एक्स डिस्टेंस वो चलता है। और अगर वही हम ब्लॉक में देखना चाहें, ब्लॉक में क्या होगा, तो टेंशन इन जो ब्लॉक है वो कितना है, वो कुछ अलग वैल्यू आएगा, के डैश मान लेते हैं। ये स्प्रिंग कांस्टेंट ही है बच्चों, ये स्प्रिंग कांस्टेंट ही है। अगर हम टेंशन इन ब्लॉक दे रहे हैं, ये क्या है, ये फोर्स जो हम लगा रहे हैं जो डिस्प्लेस कराने में, इसको डिस्प्लेस कराने में जो है ना, ये यही है। तो वही डिस्प्लेस कराने में जो यहाँ पे, सॉरी ये है ना ब्लॉक का यहाँ है, जैसे नीचे की तरफ है, तो ये यहाँ पे टेंशन लगा होगा, उतना ही टेंशन लगा होगा, तो वही यहाँ पे वही फोर्स का काम कर रहा है, वही यहाँ पे है। और वही के कारण यहाँ पे जो स्प्रिंग कांस्टेंट में चेंज होगा, भाई कुछ इसको नीचे की तरफ फेंक रहे हैं तो इसमें कुछ चेंज होगा ना स्प्रिंग कांस्टेंट में, कि वही रहेगा? चेंज होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ेगा, यहाँ पे एक्स डिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि कुछ चेंज हो जाएगा, तो वो चेंज हम लोग के डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये क्या है फिर? ये तो इसका नेचुरल, इसका तो ये पता ही हमको, हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग ही ये होता है, बस हम ये जनरल स्टेटमेंट लिख रहे हैं, ये होता है कि नहीं होता है। लेकिन अगर हम टेंशन इन ब्लॉक दे रहे हैं, फोर्स लगा दे रहे हैं, तो उसके कारण जो स्प्रिंग में कुछ चेंज होगा, क्योंकि वर्क डन बराबर है, इनटू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, एक्स डिस्टेंस जो चलेगा, मतलब एक्स इंटू बी जो ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। यहाँ पे किसका था? स्प्रिंग का था, स्प्रिंग लिखना जरूरी है, ठीक है। बोलेंगे ये दोनों अलग अलग है, भाई ये हम जनरल स्टेटमेंट बोल रहे हैं जो आपको पता है, ये हम रियल में लिख रहे हैं, ठीक है। ठीक है सर, पता है पता है। तो अब क्या करें? अब हम आपको यहाँ पे पता चल गया ना बच्चों, यहाँ पे एक्स एस का वैल्यू कितना है, टी एस अपॉन के है। यहाँ पे एक्स ऑफ बी का वैल्यू कितना है बच्चों, टी बी अपॉन के डैश है। यहाँ पे अगर हम बताना चाहें टी बी अपॉन टी एस का वैल्यू जो है वो एक्स एस अपॉन एक्स बी है, इसका मतलब एक्स एस अपॉन एक्स बी मतलब टी एस अपॉन के डिवाइडेड बाई टी बी अपॉन के डैश। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, के डैश का वैल्यू जो आ जाएगा ऊपर चला जाएगा, हाँ ऊपर चला जाएगा, और टी बी नीचे है तो टी बी का स्क्वायर हो जाएगा, उधर जाएगा तो टी बी का स्क्वायर अपॉन टी एस इसका स्क्वायर हो जाएगा, हाँ। और एक मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे एक और हो जाएगा, टी के डैश आ गया ना बच्चों, के डैश आ गया, हाँ हाँ, और एक मल्टीप्लिकेशन के से हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपके पास एक स्टेटमेंट आ गया, मतलब के डैश का वैल्यू क्या होगा फाइनल, मतलब स्प्रिंग में जो स्प्रिंग कांस्टेंट होगा वो क्या होगा वो हम पता कर सकते हैं, मतलब समझ रहे हैं आप। फाइनल स्प्रिंग कांस्टेंट टी डैश जो होगा, सॉरी क्या लिखा हूँ के डैश है ना, वो कितना होगा जो टेंशन इन ब्लॉक होगा, मतलब ऐसा लिख सकते हैं के जो इनिशियल होगा इंटू टेंशन इन ब्लॉक अपॉन टेंशन इन स्प्रिंग का होल स्क्वायर। तो ये एक स्टेटमेंट बहुत अच्छा आ गया बच्चों, क्यों अच्छा आ गया वो यहाँ पे आपको समझ में आएगा। इस टाइप से समझिए कि यहाँ पे इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के दे दिया है, यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट 2k दे दिया है। अब बताइए कि यहाँ पे टाइम पीरियड क्या होगा। अगर आप इनिशियल मेथड से करेंगे सवाल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, वही आंसर आएगा। लेकिन हम अगर जो हमने निकाल लिया है, क्या निकाला है, टेंशन जो होता है टी डैश का वैल्यू स्प्रिंग में, सॉरी के डैश का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, के इंटू टी ऑफ ब्लॉक अपॉन टी ऑफ स्प्रिंग का होल स्क्वायर होता है, और ये फार्मूला का यूज कर लीजिए। तो यहाँ पे जो फाइनल के जो आएगा यहाँ पे वो कितना आएगा, के डैश हो जाएगा 2k जो दे रखा है। देखिए टेंशन इन ब्लॉक समझिएगा,
समझना बहुत ज़रूरी है। ये टेंशन यहाँ पे लग रहा होगा, यहाँ पे टेंशन इन ब्लॉक ये है, यहाँ पे टेंशन इन स्प्रिंग भी यही है, यहाँ पे टेंशन भी वही लग रहा होगा। अरे यार क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे भी टेंशन वही लग रहा होगा, यहाँ पे टेंशन 2T हो गया होगा। तो ये जो टेंशन लग रहा है ये टेंशन इन स्प्रिंग है, ये जो टेंशन लग रहा है टेंशन इन ब्लॉक है, ये जो टेंशन लग रहा है टेंशन इन स्प्रिंग है। आ रहा है कुछ समझ में? ठीक है, आ रहा होगा। तो यहाँ पे 2K है और यहाँ पे हम लोग क्या कर दें टेंशन इन ब्लॉक T है, टेंशन इन स्प्रिंग कितना है यहाँ पे कितना है 2T है का होल स्क्वायर। तो K डैश का वैल्यू आपके पास आ गया 2K डिवाइडेड बाई 4, मतलब K/2 हो गया। देख रहे हैं कितना आसानी से आ गया। यहाँ पे अगर आप निकालना चाहें K डैश का वैल्यू, वो हो जाएगा आपके पास K इंटू टेंशन इन स्प्रिंग, सॉरी टेंशन इन ब्लॉक, और टेंशन इन स्प्रिंग T है इसका स्क्वायर, तो यहाँ पे K ही रह गया। ठीक है, अब देख रहे हैं यहाँ पे K डैश का वैल्यू, यहाँ पे K डैश का वैल्यू पता चल गया। तो अब आप क्या कर सकते हैं, नाउ ये दोनों स्प्रिंग किस तरह से अटैच्ड हैं। अगर एक को काट दिया जाए तो पूरा मोशन खत्म हो जाएगा, इसको काट दिया जाए तो मोशन खत्म हो जाएगा। इसका मतलब दोनों सीरीज में है, सीरीज में है। ठीक है, सीरीज में है तो क्या करें भाई, सीरीज में है तो आप ऐसे आप सिंपल कर दिए ना भाई सिंपल कर दिए, एक ऐसे स्प्रिंग है, एक और ऐसे स्प्रिंग है और एक ब्लॉक है, सिंपल हो गया भाई। और ये यहाँ पे किसका वैल्यू कितना हो गया K/2 और इसका वैल्यू हो गया K। निकाल दीजिए टाइम पीरियड। यहाँ पे K इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या होगा 1/K इक्विवेलेंट, मतलब वही, तो 1/K/2 प्लस 1/K कितना हो जाएगा बच्चों, K1 K2 होते हैं ना, तो K²/2 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2 मतलब कि 3K/2 हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो यहाँ पे K इक्विवेलेंट का वैल्यू हो गया K/3। ठीक है, तो K/3 होगा 2 में m/K इक्विवेलेंट K/3। देख रहे हैं बच्चों आपको लग रहा होगा कि यही बहुत भारी है, नहीं बच्चों ये बहुत आसान है, उससे करेंगे तो बहुत टफ हो जाएगा। उसमें फिर एक्स डिस्टेंस यहाँ डिस्प्लेस करेंगे, फिर ये थोड़ा और हो जाएगा है ना, तो उसमें और दिक्कत होगा। यहाँ पे आसान है, मैं बोल रहा हूँ आपको यहाँ पे आसान है तो आसान है। ठीक है, तो चीज़ें आसान है बच्चों, चीज़ों को समझिएगा, ये चीज़ कब अप्लाई करना है। तो इसके लिए मैं कुछ स्टेटमेंट लिख दूँ, ये कब अप्लाई करना है। देखिए यहाँ पे एक शॉर्टकट में लिख देता हूँ, वेन मल्टीपल स्प्रिंग हो जाए एंड 1 ब्लॉक, तब ये लगा दीजिएगा। ठीक है, अब एक से ज़्यादा ब्लॉक रहेगा तो वहाँ पे दिक्कत हो जाएगा ना, क्योंकि वहाँ पे फिर हम लोग को रिड्यूस्ड मास का लेना होगा, तो वो नहीं लेना, वो रहेगा तो आप नहीं कर पाइएगा। ठीक है सर, वो रहेगा तो क्या होगा, अरे बच्चों बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा यही इतना आपको एग्जाम में आने की बहुत कम संभावना है। ठीक है, तब ऐसे कर दीजिएगा और वहाँ पे आप लोग K डैश निकाल लीजिएगा बिल्कुल आसानी से, K इंटू TB/TS करके। ठीक है, उसका स्क्वायर करके ये निकाल लीजिएगा, तो आपको फिर सीरीज पैरेलल आपको पता ही चल जाएगा, और उसके बाद आप टाइम पीरियड निकाल सकते हैं क्या होगा। ठीक है, फाइंड द टेंशंस इन ब्लॉक एंड स्प्रिंग्स, दोनों में टेंशन निकालना बहुत ज़रूरी है बच्चों, है ना, ये निकालना बहुत ज़रूरी है। उसी के बाद तो यहाँ पे आपने कर पाया है, ये चीज़ें स्टेप्स हैं, ऐसे करिएगा तो हो जाएगा। तो ये स्टेप पहले ही होना चाहिए, ये स्टेप इधर होना चाहिए। ठीक है इधर लिख दिया। ये एक सवाल में बस बताया हूँ, ऐसे सवाल और भी बन सकते हैं भाई, एक ही नहीं है। मान लेते हैं कि यहीं पे एक स्प्रिंग और लगा देता तो क्या करते हैं, तो भी लगता है कि वही रहता, क्योंकि ब्लॉक यहाँ पे था ना, इसका वैल्यू चेंज कर देते तो इसका वैल्यू चेंज करेंगे तभी होगा। सिर्फ टाइम पीरियड चेंज होता है इसका चेंज करने से, मास ऑफ बॉडी, और यहाँ पे K का वैल्यू चेंज हो रहा था इसीलिए हो रहा था। ठीक है, बहुत सिंपल है बच्चों, बहुत सिंपल है। चलिए सवाल कर लेते हैं। मैं उसमें और सवाल नहीं करा पा रहा हूँ क्योंकि मैं सवाल लाया नहीं हूँ, लेकिन आपको और सवाल मैं कराऊंगा आगे। ठीक है, फोर्स कांस्टेंट K दे रखा है, कट इनटू द 2 सच पीसेज, 1 पीसेज इज डबल लेंथ ऑफ अदर। देखिए क्या बोल रहा है, स्प्रिंग कांस्टेंट K है, इसको 2 पीसेज में कट कर देते हैं, सच डैट 1 पीस इज डबल ऑफ लेंथ ऑफ अदर। इसका लेंथ L होगा, 1 पीस इज डबल ऑफ। ठीक है, एक पीस इधर है, एक पीस इधर है, मतलब 1:2 में काट दिए हैं ना भाई, यही तो होगा। ठीक है, मतलब 3L है तो ये L में काट दिया, ये 2L में काट दिया, सिंपल है यार, ऐसे कर सकते हैं। देन लॉन्ग पीस विल हैव फोर्स कांस्टेंट, यहाँ पे इसका फोर्स कांस्टेंट क्या होगा, K2 का वैल्यू, ये K1 है, यहाँ पे K है।
कर सकते हैं भाई, बिल्कुल कर सकते हैं। तो K2 का वैल्यू क्या होगा, K टाइम्स ऑफ L डिवाइडेड बाई L2 हो जाएगा। साफ साफ पता है हमको, K टाइम्स ऑफ L लेंथ हमको पता है, L2 का लेंथ पता है 2L है, ये कट जाएगा तो K/2 हो गया K2 का वैल्यू। हो तो गया, हमको क्या निकालना था, ये तो कुछ गलत नहीं निकाल दिया मैंने। ये 3L है ना भाई, क्या कर रहा हूँ, ये 3L है तो 3K/2 हो जाएगा। 3K/2 यही तो है। आ गया ना बच्चों, बहुत आसान है ये, बहुत पहले पहले का सवाल है, पहले का सवाल आसान ही आते थे। दो बॉडीज एम एंड इक्वल मासेज सस्पेंडेड इन द सेपरेट मासलेस स्प्रिंग एंड द फोर्स कांस्टेंट K1 एंड K2। तो मान लेते हैं ये दो हमने स्प्रिंग बना दिया है ऊपर से इस टाइप से, ठीक है, दोनों लटके हुए हैं, ये एम ब्लॉक है, ये एन ब्लॉक है, दोनों का सेम मास है, ठीक है ठीक है। K1 K2 दे रखा है यहाँ पे। इफ द बॉडीज आर ऑसिलेट वर्टिकली इन सच अ मैक्सिमम वेलोसिटीज आर इक्वल, मैक्सिमम वेलोसिटीज इनका इक्वल है, तो वी मैक्स सेम है, वी मैक्स सेम है बच्चों। वी मैक्स का वैल्यू क्या होता है, ए ओमेगा होता था ना, माइनस का ए ओमेगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ M1 एंड M2 ये दोनों सेम है, तो V1 और V2 सेम है, मतलब कि ए एम्पलीट्यूड का रेशियो बताना, ए इंटू ओमेगा 1 इक्वल टू A2 इंटू ओमेगा 2 हो जाएगा। तो एम्पलीट्यूड का रेशियो A1/A2 का वैल्यू हो जाएगा ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1। इसका मतलब समझ रहे हैं आप बच्चों, टाइम पीरियड क्या होता है 2π/ओमेगा, तो टाइम पीरियड का रेशियो का इन्वर्स हो जाएगा, मतलब कि T1/T2 हो जाएगा। टाइम पीरियड कितना हो जाएगा बच्चों, टाइम पीरियड क्या हो जाएगा बच्चों बताइए ना जल्दी, 2π√M/K इक्विवेलेंट K1 K होता है। तो T1 रहेगा तो यहाँ पे K1 हो जाएगा, ठीक है, T1 है तो K1 नीचे हो जाएगा, तो K1 नीचे आ जाएगा और K2 ऊपर आ जाएगा। आंसर है क्या, है ये वाला आंसर हो गया। सिंपल है यार, कितना आसान है। मास M सस्पेंडेड विद a string of length held constant, frequency of vibration मास इज F1, ठीक है, स्प्रिंग इज कट, ठीक है, इस टाइप का है, कट कर दिया जाता है इंटू 2 इक्वल पार्ट्स, ठीक है, 2 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया 1:1 में, ये 2L होगा तो ये L और ये L में कट कर दिया। सेम पार्ट सस्पेंडेड, अच्छा अच्छा, फ्रॉम वन पार्ट, सेम सस्पेंडेड फ्रॉम वन ऑफ द पार्ट, न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज F2। मान लेते हैं इसी को सस्पेंड कर दिया तो F2 का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पे F1 फ्रीक्वेंसी से अगर लटका देंगे तो SHM हो रहा होगा इसका लेकिन एक बात अब यहाँ पे बोल दिया गया है कि ये L लेंथ का ही है, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं स्प्रिंग होगा बच्चों, ठीक है, स्प्रिंग होगा, तो ये L/2 में कट हुआ होगा, ये L/2 में हुआ होगा, वो बोल रखा है वहाँ पे इसीलिए मैंने ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो टाइम पीरियड क्या होता है 2π/ओमेगा, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है बच्चों, ये होता है 2π√M/K। तो यहाँ पे 1 अपॉन टाइम पीरियड मतलब उल्टा हो जाएगा, तो 1/2π√M/K आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन कितना होगा बच्चों, इसका वैल्यू हम K निकाल सकते हैं ना, इसका K का वैल्यू क्या हो जाएगा, K1 का वैल्यू बच्चों K टाइम्स ऑफ L अपॉन L/2 हो जाएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ K हो जाएगा K1 का वैल्यू। तो यहाँ पे टाइम पीरियड क्या हो जाएगा T1 का वैल्यू 2π√M/K, M तो वही है 2K हो जाएगा। यहाँ पे इसका टाइम पीरियड क्या होगा बच्चों 2π√M/K, ठीक है, ये तो कहीं था। तो अगर दोनों का हम लोग फ्रीक्वेंसी का रेशियो निकालना है, फ्रीक्वेंसीज आर करेक्ट, अच्छा अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का वैल्यू लिख सकते हैं ना, उल्टा कर देंगे, उल्टा करना है मतलब 1 अपॉन में होगा ना, ओके। ये F1 ही है, ये F2 मान लेते हैं, अरे यार मैं क्या कर दिया, ये F1 ही आ रहा है T1, ये मान लेते हैं T' मान लीजिए तो इसको, है ना, ये फिर गलत हो जाएगा, T' मान लीजिए F'। यहाँ पे बोल रखा है F2 लेना है ना, तो इसीलिए हम यहाँ पे ले नहीं पाए, तो यहाँ पे F2 ही बोल देते हैं इसको। 1/2π√M/2K, साफ साफ दिख रहा होगा बच्चों, √2 आ जाएगा ना, √2 ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पे दिख रहा है 1 अपॉन मतलब √2 ऊपर आ गया, नीचे में F1 आ गया, ठीक है। सही आ रहा है क्या, सही आ रहा है क्या, अच्छा सॉरी यार।
रूट 2 टाइम्स ऑफ F1 ही तो हो जाएगा। F2 का वैल्यू रूट 2 टाइम्स ऑफ F1, यही तो है ना। सिंपल है बच्चों, सिंपल है, किया जा सकता है। देखिए जेईई मेन 2021 का सवाल और भी आसान सवाल, ये अगर एसएचएम कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन बताना है, तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या होता है, 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है। तो टाइम पीरियड निकालेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। टाइम पीरियड क्या होता है बच्चों, 2 पाई अंडर रूट में m बाई के होता है। m वही है, के इक्विवेलेंट यहाँ पर निकालना होगा। देख सकते हैं अगर एक को काट दिया जाए तो फिर भी होता रहेगा एसएचएम, मतलब ये पैरेलल में है। पैरेलल में तो के इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, दोनों को जोड़ देंगे 2k हो जाएगा। इसका उल्टा कर दीजिए, उल्टा तो यही आ रहा है ऑप्शन में, वही तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल बच्चों बहुत आसान है, इसमें तो किया ही जा सकता है। क्या किया जा सकता है, 2m मास है, फिगर ए में दे रखा है और m मास फिक्स्ड है। ठीक है ठीक है, m फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है बच्चों। ओके ओके ओके, फिक्स्ड ऑन, अच्छा अच्छा, अरे यार ये पूरा मास ही फिक्स्ड है बच्चों, ये पूरा मास ही फिक्स्ड है। ठीक है, पूरा फिक्स्ड है, ये भी फिक्स्ड है। 2 स्प्रिंग से अटैच्ड है, फोर्स स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, बी में दे रखा है। ठीक है, मतलब जो भी दे रखा है यहाँ पे दिया गया है। मतलब एसएचएम अगर हो रहा है तो टाइम पीरियड इसका मान लेते हैं T1 होगा, इसका टाइम पीरियड T2 होगा। ठीक है, तो T1 बाई T2 का रेशियो पूछ लिया है, तो टाइम पीरियड T1 कितना हो जाएगा बच्चों, 2 पाई अंडर रूट में m, टोटल m कितना है बच्चों, 3m है। के इक्विवेलेंट मतलब ये पैरेलल में है तो 2k हो जाएगा। T2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट में m बाई के, तो m है और के इक्विवेलेंट 3k है। दोनों का रेशियो ले लीजिए बच्चों, बहुत आसान है, रेशियो तो ले ही सकते हैं ना। कितना हो जाएगा, T1 अपॉन T2 का वैल्यू आप देखेंगे ध्यान से तो 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, तो 3 मतलब कि 3 बाई रूट 2 हो जाएगा। यही तो आंसर है बच्चों, तो बहुत आसान है, इसमें किया जा सकता है। तो यहाँ तक आने के लिए बच्चों आपको बहुत बड़ा वाला मैं थैंक यू देना चाहूँगा बच्चों। थोड़ा सा लेक्चर बड़ा है, ध्यान से देखिएगा, आप कहीं कहीं पे रोक के भी देखिएगा, डायरेक्टली इतना देखने की ज़रूरत नहीं है, आप रोक के भी देखिएगा, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मिलेंगे आगे, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।